नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। बस कुछ पलों का इंतजार और इसके बाद 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है, इसके एग्जिट पोल सामने आ जाएंगे। हम आपको बताएंगे किसका एग्जिट पोल क्या कह रहा है। जाहिर है कि एग्जिट पोल कुछ हद तक यह बता देंगे कि हवा किसकी है और 3 दिसंबर को कौन सत्ता में काबिज होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले बीजेपी दावा कर रही है कि एग्जिट पोल की जरूरत ही नहीं है, वो तो फिर से प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी नेताओं ने 135 सीटें जीतने का दावा किया है तो कांग्रेस 150 सीटें जीतने का दम भर रही है। तो आज बीजेपी और कांग्रेस के दावों को समझेंगे, साथ ही एग्जिट पोल में किसकी सरकार बन रही है इसका भी विश्लेषण करेंगे। इससे पहले चलिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी। उनसे समझने की कोशिश करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि एग्जिट पोल से पहले जो दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, उन्हें किस हिसाब से देखते हैं आप। बीजेपी कह रही है 135, कांग्रेस कह रही है कि 150 सीटें जीतने वाले हैं। सीटें तो 230 ही है ना मनोज जी। तो इन दावों के पीछे क्या है? अब तो एक तरह से हवा किसकी है ये पता चल ही जाएगा कुछ देर में। आपने तो ये छोड़ दिया ना ब्रजेश जी, क्योंकि बसपा भी कह रही है हम सरकार बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी कह रही है हम किंग मेकर हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, कई सारे निर्दलीय हैं जो बीजेपी के बागी हैं, जो कांग्रेस के बागी है, वो भी तो यही कह रहे हैं कि हम किंग मेकर रहेंगे। यानी वो सोच रहे हैं कि हंग असेंबली बनेगी। तो इस हिसाब से तो 500 का आंकड़ा भी पार हो सकता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि क्योंकि हर दल का एक अधिकार है अपना कि अब वो अगर चुनाव लड़ता है तो ये कभी नहीं कहेगा कि हम इतनी ही सीटें जीतेंगे, इतनी हारेंगे। वो हमेशा कहता है हम बहुमत में हासिल आ जाएगी हमको, या हम किंग मेकर बन जाएंगे। इस चुनाव में भी आप देखिए, और इस चुनाव में हम पिछले 2 चुनाव से अगर हम मध्य प्रदेश की हम बात करें खास तौर से 2018 में भी आप देखिए कि बीजेपी भी यही कह रही थी कि हम 2003 जैसे नतीजे, 2008 जैसे, 2013 जैसे नतीजे आएंगे। लेकिन और कांग्रेस भी कह रही थी कि हमारा 15 साल का जो वनवास है वो ख़त्म हो जाएगा। 2008 में भी जब सुरेश पचौरी थे कांग्रेस के अध्यक्ष, तब उन्होंने एक आंकड़ा निकाल लिया था कि वो सरकार बन रही है। और एक दर्शकों की जानकारी के किस्सा है कि उस समय जो कांग्रेस के कई सारे नेता थे तो उन्होंने उनको सलाह दी थी कि चूंकि आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं इसलिए आप मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार हैं और आप ही प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे, तो आपको सरकार भी चलाना और संगठन भी चलाना है। तो उनको आइडिया दे दिया गया था कि हम एक काम करेंगे, वल्लभ भवन से जो इंदिरा भवन है लिंक रोड नंबर 1 पर, वहाँ तक के लिए रोपवे लगवा देंगे ताकि जब आपकी मर्जी हो तब उस रोपवे से आप पीसीसी आ जाइए, अपना काम निपटाइए और पीसीसी से उस रोपवे से आप जाकर वल्लभ भवन चले जाइए और सरकार का काम निपटा लीजिए। हमने वो दौर भी देखा है कि एक ज़माने में कि जब सरकार बर्खास्त हुई थी, राम मंदिर जब बाबरी ढांचा टूटने के बाद, और जब अगले बार चुनाव हुए 93 में, तब बीजेपी के नेताओं ने पोर्टफोलियो तय कर लिए थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, गृह मंत्री कौन होगा, निगम मंडल में कौन रहेगा, शपथ ग्रहण में कौन से सूट पहना जाएगा, किस दिशा में खड़े होंगे, पुरोहित कौन होगा। लेकिन सारे आंकड़े तिरोहित हो गए थे जब चुनाव के नतीजे आए थे। तो इस चुनाव में भी आप मान के चलिए, क्योंकि मैं एक छोटा सा एक आंकड़ा है जो मेरे पास, क्योंकि पिछले चुनाव की हम बात करें, मध्य प्रदेश की मैं शुरुआत करूं, 8 एग्जिट पोल हुए थे टोटल, जिसमें से 3 ने कहा था कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा, यानी 116 से ज़्यादा सीट मिलेगी। 3 ने कहा था कि कांग्रेस को 116 से ज़्यादा सीट मिलेगी और 2 ने कहा था कि हंग असेंबली बनेगी। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि कांग्रेस बहुमत से पहले ठिठक के खड़ी होगी 114 पे और बीजेपी 109 पर। जोड़ तोड़ से सरकार बनी और तोड़ फोड़ के कारण वो गिर भी गई, फिर जोड़ तोड़ हुई, सरकार बन गई। राजस्थान की हम बात करें तो वहाँ 8 में से 7 सर्वे ने कहा था कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन किसी ने नहीं कहा था कि उनको बहुमत मिलेगा, और एक ने कहा था हंग असेंबली होगी। सबसे मज़ेदार तो छत्तीसगढ़ में हुआ था, वहाँ पे 6 में से 3 ने कहा कांग्रेस की सरकार बनेगी, 3 ने कहा बीजेपी की सरकार बनेगी, 2 ने कहा हंग असेंबली। तो आप देखिए कि बीजेपी 15 पे खड़ी हो गई थी और कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिल गया था। तो अब इसी तरह से लोकसभा के आंकड़े भी मेरे पास हैं, तो चूंकि आपने आंकड़े बताए हैं तो उसी को आगे बढ़ा देता हूं कि 1998 से 2019 तक 6 लोकसभा चुनाव में 6 सर्वे हुए, इसमें 4 गलत पाए गए। बिल्कुल। और इसी तरह हम देखते हैं 2015 में बिहार में कहा गया कि और बीजेपी की सरकार बन रही है। उन 4 में आसपास भी नहीं था कोई। बिल्कुल। एनडीए की जो सरकार बन रही थी उसके आसपास भी उन 4 में कोई बहुमत आंकड़ा नहीं गया था। और इसी तरह के आंकड़े हैं 2015 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनाई तमाम एग्जिट पोल ने, लेकिन देखिए आप वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनी।
पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ 2021 में कि बीजेपी जीत की ओर है और वो सरकार बना सकती है, लेकिन वहां भी ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि एग्जिट पोल एक तरह से हवा बताते हैं, लेकिन कई बार नब्ज नहीं पकड़ पाते हैं तो गलत भी साबित हो जाते हैं। लेकिन एक तरह से जो मतदाता है, मतदान करने के बाद लौटता है, उससे बातचीत के आधार पर ये तमाम एजेंसियां एग्जिट पोल करती हैं, सर्वे करती हैं, उसके आधार पर हम आपको बताते हैं। कई बार सटीक भी निकलते हैं। कुछ कह रहे थे आप? कि तेलंगाना का आप देखिए कि सारे एग्जिट पोल में शुरुआत में कहा गया, मतलब एग्जिट पोल के पहले, कि बीजेपी बहुत बड़ी लड़ाई में वहाँ सरकार वो रिप्लेस कर सकती है या वो कांग्रेस को रिप्लेस कर देगी, जैसे पश्चिम बंगाल में उसने कम्युनिस्टों को और कांग्रेस को किया, नंबर 2 पे जाएगी। लेकिन आप पिछले 2-3 चुनाव के आंकड़े देखिए। पिछले ही चुनाव की हम बात करें तो बीजेपी को 1 सीट मिली थी विधानसभा की, उसके बाद लोकसभा में उनको 4 सीटें मिली थी और उनका वोट शेयर था 7%। वो बीआरएस का 40 के आसपास था और कांग्रेस का 25 के पार था। तो आप ऐसे में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एकदम से आप 20-25% किसी का वोट शेयर रिप्लेस एकदम करके आप उसकी जगह पर जाएंगे? तो जाहिर सी बात है कि कई बार होता है। आपके पास जी, मध्य प्रदेश सहित तमाम राज्यों की मौजूदा परिस्थिति के बारे में अपन दर्शकों को बता देते हैं। मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हैं। 230 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के पास 2018 में 109 सीटें थी और मौजूदा स्थिति, क्योंकि उपचुनाव के बाद 126 सीटें हो गई थी। कांग्रेस के पास 2018 में 114 सीटें थी, लेकिन बाद में 95 हो गई थी और फिर एक नारायण त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया, शायद इसलिए 126 है। बिल्कुल, ये अभी हाल ही में जो वो हुआ था जी, उसके बाद ये नया ताजा आंकड़ा है, मौजूदा स्थिति, इसलिए हमने कहा। जी। और अन्य के पास 7 थी, 7 हैं। ये तो मध्य प्रदेश की स्थिति है जिसको पलटने की बात कर रहे हैं, या जो आपने भी कहा मनोज जी कि बसपा भी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि रिमोट हमारे हाथ में रहेगा, सत्ता की चाबी हमारे हाथ में रहेगी। शायद वो 2018 के हिसाब से जिस तरह से माना जा रहा है कि कांटे का मुकाबला है, तो बाकी तीसरे दलों को लग रहा है कि हम 2-4-5 सीटें जीत जाएंगे तो सत्ता में भागीदारी कर लेंगे या सत्ता हमारे रिमोट से चलेगी। लेकिन ये तो परिणाम बताएंगे 3 दिसंबर को। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल हैं वो किस तरफ बता रहे हैं, ये भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। वहाँ की मौजूदा स्थिति क्या है वो भी दर्शकों को बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं। बीजेपी के पास अभी 15 सीटें हैं, 2018 में थी। मौजूदा स्थिति में उनके पास 14 सीटें हैं। कांग्रेस की बात करें, 68 सीटें जीती थी 2018 में, मौजूदा स्थिति में उसकी बढ़कर 71 सीटें हो गई हैं। अन्य के पास 7 थी और अब 5 मौजूदा स्थिति में है। ये रही छत्तीसगढ़ की। और छत्तीसगढ़ में भी इस बार माना जा रहा है कि कांटे का मुकाबला है। ये परिस्थितियां, ये आंकड़े कितने बदलते हैं ये कुछ देर में हम आपको बताएंगे। अब राजस्थान की मौजूदा स्थिति बता देते हैं। यहाँ हर 5 साल में सरकार बदलने का चलन है। इस बार ये चलन बरकरार रहेगा या ट्रेंड खत्म होगा, ये भी देखने की बात होगी। 2018 में बीजेपी के पास 73 सीटें थी, मौजूदा स्थिति में 70 सीटें। कांग्रेस के पास 2018 में 100 सीटें जीती थी, मौजूदा स्थिति में 108 उनके पास है। अन्य 26 थी और अब 21 सीटें हैं। तो ये ताजा आंकड़ा है 2018 में किस तरह से पार्टियां जीती थी और अब उनकी स्थिति कैसे बदल गई है, किसकी बढ़ गई है संख्या, किसकी घट गई है उपचुनाव के माध्यम से, या जो अन्य थे उन्होंने पार्टी का दामन। बिल्कुल, इसमें राजस्थान में ब्रजेश जी 7 बसपा के जीते थे उम्मीदवार और उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था, क्योंकि जो मध्य प्रदेश का घटनाक्रम हुआ था उसके बाद ऐसी हड़बड़ाहट छत्तीसगढ़ में हुई थी और राजस्थान में। और राजस्थान का जो घटनाक्रम था उसके बावजूद कि जिस तरह से सचिन पायलट ने बगावत की थी, हालांकि बाद में वो मान गए थे और पार्टी में आ गए थे, लौट आए थे, और उनके पास उतने नंबर्स भी नहीं थे ना सिंधिया जितने। इस कारण से बसपा के लोगों को तोड़ लिया गया था कांग्रेस द्वारा और उनकी संख्या बढ़ गई थी। और उन्हीं में से एक ने जो है लाल डायरी का खुलासा किया जिसने गहलोत सरकार को संकट में डाला है। बिल्कुल। अब तेलंगाना का मौजूदा समीकरण समझ लेते हैं। 119 कुल सीटें हैं। 2018 में बीआरएस के पास सर्वाधिक सीटें 88 आई थी और मौजूदा स्थिति में उसकी 101 है। कांग्रेस 19 सीटें जीती थी 2018 में, लेकिन मौजूदा स्थिति में उसके पास 5 सीटें हैं। कांग्रेस से टूटकर बीआरएस में लोग शामिल हो गए थे। बीजेपी के पास 2018 में 1 सीट थी जो बढ़कर मौजूदा स्थिति में 3 हो गई है। मतलब अन्य दलों से बीजेपी में भी टूटकर आए। अन्य 11 थे और मौजूदा स्थिति में 10 है। ये तेलंगाना का समीकरण हो गया। अब मिजोरम विधानसभा का समीकरण भी समझ लेते हैं। मिजोरम विधानसभा में 40 सीटें हैं।
एमएनएफ के पास 26 सीटें हैं, थी 2018 में, मौजूदा स्थिति में 28 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 2018 में 5 सीटें जीते थे, मौजूदा स्थिति में भी 5 बरकरार हैं। बीजेपी 1 सीट जीती थी, मौजूदा स्थिति में भी उसके पास 1 ही सीट मौजूद है। अन्य 8 सीटें जीते थे, जिनमें 6 हैं, बाकी के 2 हैं जो टूटकर एमएनएफ में शामिल हो गए थे, तो उनकी 26 से बढ़कर 28 हो गई थी। ये ताज़ा समीकरण है, ताज़ा मौजूदा स्थिति है। 2018 में क्या थी और 2023 में जब हम चर्चा कर रहे हैं किस हालात में पार्टियां हैं वहाँ पे, ये हमने बताया आपको। एक और, जब तक एग्जिट पोल आते हैं मनोज जी, एक एग्जिट पोल भी मान लेते हैं हम फलौदी सट्टा बाजार को। जी, पहले कांग्रेस की सरकार बना रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं गिनती का समय, मतगणना का समय आने वाला है, अब थोड़ा कन्फ्यूजन है। बीजेपी को 115 से 117 दे रहे हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस को 114 से 116 दे रहे हैं। मतलब डमाडोल स्थिति है, कांटे का मुकाबला कह सकते हैं हम इसको। लेकिन जो ऊंट शुरुआत, किसी भी करवट जी, बैठ बिल्कुल, सकता है। लेकिन जो शुरुआत में आपने कहा था, जब बीजेपी को 107 से 109 सीट दे रहे थे, बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस को भी वो 115 से 117, यानी बहुमत से एक ज़्यादा। और बाद में ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ, और उसमें भी अब वो ये कह रहे हैं कि 80% उनको लगता है कि ये उनका आकलन सही होगा। लेकिन वो तो दोनों की सरकार बना रहे हैं इस हिसाब से, तो या वो चाह रहे हैं कि रिमोट किसी तीसरे के हाथ में रहेगा। बीजेपी क्या है कि अभी तक जो ट्रेंड रहेगा है ना, उनको ये लग रहा है कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो भी खराब ना हो, कि भाई फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान गलत हो गया। तो वो दोनों को इस कगार पे लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया, दोनों पार्टियों को, और वो खुद कह रहे हैं कि 80% सटीक है। तो क्यों हम एग्जिट पोल की बात करते हैं तो वो भी ये कहते हैं, ओपिनियन पोल भी, कि ±10% का एरर लेकर चलते हैं वो भी। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं 20% का तो वो खुद लेकर चल रहा है सट्टा बाजार, कि 80% हमारा आंकड़ा सटीक है। तो जिस चुनाव में राजस्थान में हमने देखा कि बीजेपी आधे फीसदी से थोड़ा से कम वोट कम लेती है कांग्रेस से, और कांग्रेस 99 पे जाती है और बीजेपी 173 सीट पे खड़ी हो जाती है केवल। हमने मध्य प्रदेश में देखा बीजेपी 50,000 के लगभग ज़्यादा वोट ले जाती है कांग्रेस से, लेकिन सीट के मुकाबले वो कांग्रेस के पीछे खड़ी हो जाती है। तो कई बार जब बहुत नज़दीकी कॉन्टेस्ट होता है तो आपको ये पता नहीं चल पाता है कि नतीजा क्या होगा। आप पिछले चुनाव में हम देखिए, अब ग्वालियर की हम बात कर लें, जो प्रवीण पाठक की जो सीट है, आप देखिए 125 वोट से वो जीते थे। नतीजा आने के पहले वो घर चले जाते हैं, उनको उम्मीद नहीं होती कि वो चुनाव जीतेंगे। इंदौर में आप देखिए कि महेंद्र हांडिया पूरा चुनाव हारते रहते हैं, और एक इलाके की मतपेटी खुलती है और नज़दीकी अंतर से वो चुनाव जीत जाते हैं। जयंत मलैया को देख लीजिए कि वो रामकृष्ण कुसमारिया के कारण हार जाते हैं। हमने धीरज पटेल के कारण देखिए शरद जैन इतने लंबे मार्जिन से हार जाते हैं। तो कई बार ओपिनियन पोल में ये तो आपको लग जाएगा कि कौन जीत सकता है, लेकिन किसके कारण कौन हारेगा, क्योंकि पिछली बार 5 मंत्री नोटा से भी कम वोटों के अंतर से आ रहे थे। यानी कि अगर जो नोटा को वोट गए थे वो वोट अगर उनको मिल जाते शायद, तो वो चुनाव जीत जाते। लेकिन इस बार ये भी देखने में आया कि मध्य प्रदेश की हम बात कर लें जी, तो कांटे का मुकाबला तो बीजेपी भी मान रही थी, या वो समझकर चल रही थी कि जो फालोदी सट्टा बाजार ले लिया तो उन्होंने 2018 से। बिल्कुल। तो आप देखिए सर्वाधिक सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यदि की हैं, 4 राज्यों में की है उन्होंने, एक मिजोरम में तो एक भी सभा नहीं की है, 40 सभाएं की हैं, उनमें सर्वाधिक मध्य प्रदेश में की है 14 सभा। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को वो फंसा हुआ मान रहे थे। और आप देखिए लगभग 6-8 महीने पहले से वो सक्रिय हो गए थे। ये जो टोटल आंकड़ा हम बात कर रहे हैं ये उसी का है, क्योंकि आप देखिए उसके पहले वो जबलपुर आए थे, उसके पहले हमने सागर में देखा था, भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन हो, ऐसे तमाम सारे इवेंट, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा था कि जो पिछली बार जो गलती हुई थी कि दलित वोट बैंक ग्वालियर चंबल में जिसने चोट पहुंचाई थी, और आदिवासी वोट बैंक ने उनको निमाड़ और महाकौशल में बीजेपी को हराने में बड़ा योगदान दिया था। तो यही कारण है कि इन दोनों इलाकों पर प्रधानमंत्री का फोकस था। आप देखिए कि सागर से उन्होंने रविशंकर मंदिर के बहाने पूरे दलितों को साधने का प्रयास किया, पूरे मध्य प्रदेश से यात्रा निकाली गई। आप देखिए उन्होंने जबलपुर के माध्यम से कमलापति, रानी कमलापति हो, गोंड रानी हो, या टांटिया मामा की बात करें हम जिनके नाम पे प्रतिमा का उद्घाटन किया गया, पैसा एक्ट की बात करें, और एक मनेंद्रगढ़ जो राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे गुजरात राजस्थान में आता है, वहाँ एक उन्होंने बड़ा कार्यक्रम किया था जिसके बारे में आदिवासियों को उसको एक धाम के रूप में मान्यता है। वहाँ से उन्होंने तीनों राज्य के आदिवासियों को साधने का प्रयास किया था। तो आप देखिए उसका नतीजा हमको गुजरात में देखने को मिला था। 80% से ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती, माफ़ कीजिए भाजपा ने जीती, और राजस्थान में भी उस मानवेंद्रगढ़ का जिक्र पूरे चुनाव में होता रहा। मध्य प्रदेश में भी आप देखिए पैसा एक्ट से लेकर तमाम सारे आदिवासी जो जननायक है उनकी बात होती रही। तो ये जो चिंता थी, ये हम ये कहते हैं कि जो 2018 में 8 कांग्रेस बीजेपी ने नहीं सुनी थी,
वो शायद 2023 में उन्होंने सुन ली थी कि कहाँ नुकसान हो सकता है, उसकी भरपाई करने का प्रयास किया। आप देखिए जैस में जब 2 फाड़ हुए, अब तो 3 गुट हो गए थे कि महावीर मुजालदे अलग हो गए थे, डॉक्टर आनंद राय बीआरएस के साथ चले गए थे, जेएस के साथ ब्रेन माने जाते थे वो, और हीरा सिंह अलावा जो पहले 2-3 साल बड़े चर्चा में रहे थे, कमलनाथ की सब सरकार बनी थी कि मंत्री बनेंगे, बाद में उनकी बड़ी पूछ परख हुई। जब उनकी शादी हुई तो आप देखिए कमलनाथ भी पहुंचे थे, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे वो भी पहुंचे थे, और बाकायदा आदिवासी नृत्य पर वो थिरके भी थे। तो ये बता रहा था कि वो कितने महत्वपूर्ण। लेकिन जैसे ही जैस में 2 फाड़ हुए, फूट हुई, तो आप देखिए अपना कोई हीरालाल अलावा को कांग्रेस पूछ रही कि आपको टिकट दे दिया उन्होंने, बस न जेएस की कोई बात हो रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की आप देखिए बीजेपी ने तोड़फोड़ की, मोनिका शाह भट्टी को उन्होंने अमरवाड़ा से चुनाव में उतार दिया। उस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बसपा से हाथ मिला लिया, यानी एक दलित और आदिवासी कॉम्बिनेशन बनाया है ताकि उनको कुछ सीटें इतनी हासिल हो जाए मध्य प्रदेश में, अगर क्लोज कॉन्टेस्ट रहता है, कि वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाए। समाजवादी पार्टी आप देखिए पहले लग रहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाएगा, लेकिन वो फिर अकेले गए, और उस तनातनी का असर आप देखिए। जब कमलनाथ से पूछा तो उन्होंने कौन अखिलेश वखलेश से छोड़ो यार, फिर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कहते हैं अजय राय कौन है जो उनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनके बारे में उन्होंने जो कुछ कहा, एक नौबत ऐसी आई कि शायद गठबंधन भी टूट सकता है। तो जो हम कह रहे हैं कि इतना नज़दीकी मामला बताया जा रहा है कि एक एक सीट की लड़ाई है, तो ना कांग्रेस 2-3 सीट छोड़ना चाह रही थी सपा के लिए, ना सपा कोई समझौता करना चाह रही थी। बसपा ने तो आज उत्तर प्रदेश में भी कह दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, जबकि पिछला विधानसभा चुनाव में उनका जो हश्र हुआ वो किसी से नहीं छुपा है। तो ये सारे संकेत छुपे हैं कि ये 2023 का जो विधानसभा चुनाव है, क्योंकि कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होना है। पिछली बार भी हमने देखा था कि इसका असर हालांकि लोकसभा में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि अब कांग्रेस एक नया अलायंस बना रही है, जिसके अंदर हमने देखा उन्होंने नया नामकरण कर दिया, INDIA कर दिया है, जिसको प्रधानमंत्री घमंडिया गठबंधन कह रहे हैं, तमाम सारी उपमाओं से उसको नवाजा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि ये इतनी ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट होना है कि आप मूड किसी भी करवट जा सकता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। लेकिन अभी भी ये लगता है कि जब से मध्य प्रदेश बना है तब से अभी तक ये पहला ऐसा इलेक्शन था 2018 का जिसमें किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। वरना मध्य प्रदेश का जो इतिहास रहा है कि वो स्पष्ट बहुमत के साथ सरकारें बनाता रहा है, चाहे वो अविभाजित छत्तीसगढ़ जब हमारे साथ था तब की बात कर लें, चाहे छत्तीसगढ़ अलग हुआ उसके बाद की हम बात कर लें। तो अब जाकर भी अब भी जो पूरी उम्मीद की जा रही है कि जिस भी पार्टी को बहुमत मिलेगा, क्योंकि दावे सबके अपने अपने जैसा हमने कहा, और कुछ देर बाद और 2 दिन बीच में और बचेंगे, फिर 3 तारीख को इस समय तक सब पता लग जाएगा कि मध्य प्रदेश में कमल खिला है या कमलनाथ कांग्रेस के नए नाथ हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर लें हम कि वहाँ किसके हाथ बाजी लगेगी, राजस्थान की बात करें कि वहाँ राज बदलेगा कि रिवाज बदलेगा, या तेलंगाना में क्या वाकई KCR फिर से तीसरी बार आएंगे, या कांग्रेस जो कि भारत जोड़ो यात्राओं से बड़ी उम्मीद कर रही थी कि कर्नाटक में उन्होंने सरकार बना ली, हिमाचल में सरकार बना ली, लेकिन वही गारंटी लेके वो गुजरात गए थे, लेकिन उन्होंने अपने इतिहास का सबसे बड़ा पूरा प्रदर्शन किया था। लेकिन आप देखिए उसी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खासी चोट पहुंचाई गुजरात में, हिमाचल में लेकिन दमदारी से नहीं लड़े, वो उत्तराखंड में नहीं लड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में भी जो दम दिखा रहे थे वो नगरीय निकाय चुनाव में उन्होंने दिखाया था कि एक महापौर उनका हो गया था सिंगरौली में, ग्वालियर में 50,000 वोट मिले थे। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में उसकी ताकत उन्होंने नहीं दिखाई। जो 2-4 सभाएं हुई हैं अरविंद केजरीवाल की और भगवत मान की, क्योंकि कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पास अपना कोई सरकारी जहाज है नहीं और पंजाब सरकार के पास है, तो उनके जहाज में अगर आपको लिफ्ट लेना है तो फिर भगवत मान को साथ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन एक माना जा रहा था कि ओबीसी भी इस बार ताल ठोकेंगे यहाँ, लेकिन उनके राज्य में ही चुनाव थे, शायद इस वजह से उनकी सक्रियता नहीं दिखी यहाँ पे। तो इसका फायदा आपको लगता है कि कांग्रेस को मिल जाए? लेकिन ये आपने एक सही सवाल किया, लेकिन एक दिलचस्प बात और है ब्रजेश जी कि बिहार में वो जाते हैं 40-50 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, वो मध्य प्रदेश में आते हैं तो वो कहते हैं हम इतनी सीटों पे लड़ेंगे, वो उत्तर प्रदेश जाते हैं तो बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतारते हैं, महाराष्ट्र में उतारते हैं। लेकिन जो तेलंगाना उनका गृह क्षेत्र है, इस बार उन्होंने 8 या 9 कैंडिडेट उतारे, पिछली बार 8 उतारे थे जिसमें 7 जीते थे। तो जिस राज्य में 16% अल्पसंख्यक आबादी हो, लेकिन वो हैदराबाद और उसके बाहर से वो निकलते नहीं हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी हैसियत क्या है। तो ऐसे में जब तक उन पे ये आरोप लगता है कि वो वहाँ पर KCR की B टीम है, हालांकि KCR कहते हैं वो भाजपा की B टीम है, भाजपा कहती है वो कांग्रेस की B टीम है, और वो खुद जो ओवैसी हैं वो ये कहते हैं कि मैं तो ऐसी लेला हूँ जिसकी हर मजनू को चाहते हैं। लेकिन सवाल ये बार बार इसलिए पूछा जाता है कि जब आप मुस्लिमों का रहनुमा बनना चाहते हो पूरे देश में,
तो आपका अपना गृह क्षेत्र, जहाँ पे सांसद आपके पिताजी रहे, दादा रहे, आप खुद हो, आपका भाई विधायक है, और इतने क्लोज कॉन्टेस्ट में आप केवल 7-8 सीटों पर क्यों लड़ते हैं? पूरे प्रदेश, पूरे तेलंगाना में कीजिए। और वहाँ भी एक दिलचस्प बात है ब्रजेश जी, पूरे तेलंगाना में 16% अल्पसंख्यक वोटर है, मुस्लिमों की वोट हम बात करें, और उसमें से ओबीसी की पार्टी को 3% से भी कम वोट मिलता है। बिल्कुल। ओवरऑल 2.9 है, 2.7 है, इससे ज़्यादा कभी जाते नहीं हैं। लेकिन वो जब बाहर जाते हैं तो खेल बिगाड़ने जाते हैं। लेकिन आप देखिए, ये खेल उनका केवल बिहार में हमने देखा कि उनके 4-5 विधायक जीतते हैं, लेकिन वो बाद में वो पार्टी छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। उनका एकमात्र इकलौता सांसद पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि महाराष्ट्र में जीता है। तो यहाँ भी जो मुस्लिम हैं उनके बीच भी ये सवाल उठने लगा है कि आखिर ओबीसी फिर चुनाव लड़ने क्यों आते, इतनी गंभीरता से नहीं। दूसरा ये, उनको पता था कि जिस प्रकार का कांटे का मुकाबला तेलंगाना में है, तो अगर वो पूरा फोकस, अगर वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ध्यान देते तो शायद उनको वहाँ तेलंगाना में नुकसान हो सकता था। तो समझदार राजनीति ये है कि पहले तो अपना गढ़ बचाओ। अगर वो रहेगा कि भाई विधायक बना रहेगा, 4 से उनके विधायक रहेंगे, और अगर हंग असेंबली आई तो किसी के भी साथ जा सकते, नहीं भी हो तो उनकी दुकान तो चलती रहेगी। तो ये शायद उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है। लेकिन कांग्रेस तो खुश होगी इससे, निश्चित जो तौर उसको पर डर था कि उसका वोट बैंक में यदि कोई सेंध लगा सकता है, जो एक तरफा जाता है मध्य प्रदेश में, मुस्लिम आबादी जो है वो कांग्रेस को ही समर्थन करती है, कांग्रेस को ही वोट देती है। कहीं ना कहीं ओवैसी आते तो नुकसान तो उन्हीं को होता। निश्चित तौर पर इसीलिए तो बीजेपी आरोप लगा रही है। और दूसरी एक और बात है ना कि अगर ओवैसी आते भी तो उनको थोड़ा फायदा इसलिए हो सकता था, कांग्रेस को नुकसान, क्योंकि जिस सॉफ्ट हिंदुत्व पे कांग्रेस जा रही थी वो मुस्लिमों की बात ही नहीं कर रही थी। तो जो मुस्लिम वोटर हैं जो कांग्रेस को वोट नहीं देना चाह रहे थे, तो जाहिर सी बात है वो AIMIM को वोट करते, खासतौर से उन सीटों पर जैसे हमने पिछले चुनाव में देखा कि बुरहानपुर में उनके उम्मीदवार के कारण कांग्रेस का महापौर प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। और दिलचस्प बात है कि पिछली बार उन्होंने एक हिंदू पार्षद को उतारा था बुरहानपुर से, जो चुनाव जीता, और इस बार तेलंगाना में भी उन्होंने एक हिंदू उम्मीदवार उतारा है, और ऐसी सीट पे जहाँ माना जाता है बीजेपी का प्रभाव है। तो ये सारी चीज़ें बता रही है कि उनका अपना एक कैलकुलेशन है और उसी के हिसाब से वो राजनीति करते हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए ज़रूर खुश होने वाली बात हो सकती थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी उतनी दमदारी से उसके इलाकों में नहीं लड़ी। लेकिन अगर विंध्य में आम आदमी पार्टी ने और ग्वालियर चंबल में थोड़ा दम लगाया तो मुझे लगता है वो कांग्रेस को सीधा नुकसान पहुंचाएगी। तो मध्य प्रदेश के यदि हम पिछले एग्जिट पोल पर नज़र डालें तो पिछली बार हमने देखा है किस तरह से टाइम्स नाउ CNX ने 126 सीटें दी थी, कांग्रेस को 89 सीटें दी थी। एक्सिस माई इंडिया ने 111 दी थी, बीजेपी को 113 दी थी, कांग्रेस को सी वोटर ने 98 बीजेपी को दी थी, 118 कांग्रेस को दी थी। जन की बात ने 118 बीजेपी को दी थी, 105 कांग्रेस को दी थी। लेकिन एक तरह से हम देखें तो तमाम एजेंसियों के जो सर्वे थे, एग्जिट पोल थे, उनमें पोल्स ने 109 सीटें दी थी बीजेपी को, जो एक तरह से सटीक बैठा। न्यूज़ 24 PACI भी लगभग करीब पहुंच गई थी, 110 दी थी उसने। न्यूज़ X NETA ने भी 106 सीटें दी थी बीजेपी को। जन की बात ने 118 दी थी, एक्स माई इंडिया ने 111 दी थी। तो हम एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि एग्जिट पोल पे हमने जो आंकड़ों की, आपने भी बात की, मैंने भी कुछ आंकड़ों पे नज़र डाली, तो आप देखिए कि कुछ गलत साबित होते हैं, लेकिन करीब करीब तो पहुंच ही जाते हैं, नजदीक लेकिन तो अभी जो पहुंच ही ताज़ा जाते रुझान आने लगे ब्रजेश जी। जी बिल्कुल, ताज़ा रुझान पर भी हम नज़र डालेंगे। तो मध्य प्रदेश में आप देखिए कि किस तरह से कहा जा रहा है, जो फौलादी, उसका हम बात कर रहे थे, फलौदी सट्टा बाजार का, वैसे ही लगभग वैसे ही आने शुरू हो गए हैं। चलिए हम उन पर भी नज़र डालते हैं, क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार, आने लगे एग्जिट पोल। आंकड़े आपके सामने जल्दी बताने जा रहे हैं हम। इस बार कांटे का मुकाबला था मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। नहीं जी, यहाँ हाँ, मुझे पता है ना। दिखाया था। जी, जी, रिपब्लिक टीवी का भी आ गया है लगभग। 1 मिनट में 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 1 मिनट
और हम देख रहे हैं एबीपी सीजीएसडी का भी आने वाला है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का रुझान। इंडिया टीवी सीएनएक्स में बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में कि कांग्रेस बहुमत के करीब है, 46 से 56 सीट है और बीजेपी को लगभग 30 सीट के आसपास बताया जा रहा है। तो टीवी स्क्रीन पर हम आंकड़े दिखाते जा रहे हैं। आप ये देखिए, आज तक एक्सिस का है, बीजेपी 36 से 46 है और कांग्रेस 40 से 50 सीट है, यानी कि क्लोज कॉन्टेस्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। सी वोटर रिपब्लिक की जो 118 और 130 के लगभग दे रही हैं। बिल्कुल, तो वो पूर्ण सब बहुमत दे रही हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे जैसे हम पूरा डाटा आता जा रहा है, हम देखिए अपने दर्शकों को अपडेट करते जा रहे हैं और अदर्स भी हम, मुझे लगता है जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें कि 3 से 5 अदर्स को, टाइम्स नाउ का भी अभी सीएनएक्स का आना है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बारे में उनका पोल क्या कह रहा है। ये देखिए आज तक और एक्सिस का छत्तीसगढ़ कि बीजेपी 36 से 46 और कांग्रेस 40 से 50 है, यानी मामला मतलब नजदीकी दिखा रहा है। सरकार बरकरार रहने वाली है छत्तीसगढ़ में, लेकिन मध्य प्रदेश में वो बीजेपी को बता रहा है बहुमत कि ये भी एक दिलचस्प मामला है, क्योंकि अभी तक ओपिनियन पोल हमने देखे थे जितने, वो सारे दूर बता रहे थे बीजेपी को। लेकिन अगर इंडिया टीवी सीएनएक्स की हम बात करें तो आप देखिए छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी वो बीजेपी को बहुमत के पार दिखा रहा है। 40 सीट बीजेपी को दे रहे हैं। बिल्कुल, तो अगर मतलब 90 बहुत ही सीटें नजदीकी मुकाबला है, नजदीकी मुकाबला बता और रहा आज तक ने तो 46 सीटें दे दी हैं। बिल्कुल। अब ये देखिए, अब रिपब्लिकन टीवी 118 से 130 सीटें बीजेपी को दे रहा है और कांग्रेस को 97 से 160 सीटें दे रहा है। मतलब जो चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले जो आंकड़े आ रहे थे, जो सर्वे रिपोर्ट आ रही थी, ओपिनियन पोल हम देख रहे थे। बिल्कुल, उससे उलट है ओपिनियन पोल से। बिल्कुल, अभी तक का जो पहले एक दो रुझान आना शुरू हो गए, क्योंकि 7-8 होना है और उन सारे हम दर्शकों को बताएंगे कि वो आज तक हो, रिपब्लिकन टीवी हो, तमाम सारी एजेंसी हो, चाणक्य टुडेज हो, न्यूज़ 24 का हो, तो ये सारे के सारे हम अपने दर्शकों को बताते आ रहे हैं और स्क्रीन पर भी हम उसको दिखाते आ रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात है, जो आज तक के आंकड़े में अदर्स को 2 सीट दी गई है, यानी उस 2 में बसपा भी हो सकती है, सपा भी हो सकती है, निर्दलीय भी हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी भी हो सकती है, यानी अन्यों के लिए बहुत अच्छा उम्मीदें मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही इस डाटा के हिसाब से। और आज तक पे एक्सिस माई इंडिया और आज तक का हम देखें तो बीजेपी को छत्तीसगढ़ में वो 36 से 46 सीटें दे रही है, कांग्रेस को 40 से 50 और अन्य को 1 से 5 सीटें दे रही है। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में इसके उलट है, 118 से 130 है, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक दोनों, जो अपर और लोअर है, दोनों बहुमत है इस हिसाब से। तो बीजेपी को इस रुझान की हम बात कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में क्लोज कॉन्टेस्ट है। देखिए, हम पहले लग रहा था कि भूपेश बघेल की जो लुकावन योजना है तो कांग्रेस पिछले चुनाव जैसा एक क्लीन स्वीप कर लेगी, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी ने, मुझे लगता है महादेव ऐप और बाकी तमाम चीज़ों के साथ इसको बहुत सारा कुछ रिकवर किया है। अच्छा, इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने भी बीजेपी को 30 से 40 सीटें दी हैं छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस को 46 से 56, अन्य को 3 से 5 दी। मतलब अन्य इस बार महत्वपूर्ण रहेंगे छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, लेकिन उस अन्य में हम देख रहे हैं कि अजीत जोगी की पार्टी भी है, बसपा भी है। अब एमपी की हम बात कर लें तो रिपब्लिक टीवी सी वोटर ने कहा है कि 118 से 130 सीटें बीजेपी के पास आ सकती हैं, कांग्रेस 97 से लेके 107 तक पर रुक सकती है। अन्य 2, मतलब अन्य का जो हम फैक्टर की बात करें तो मध्य प्रदेश में तीसरे का कोई रोल नहीं आ रहा है। बिल्कुल, हम असेंबली का जो हम सोच रहे थे, बहुत सारे लोगों को लग रहा था, या आम आदमी पार्टी या अन्य दलों को, बसपा को लग रहा था कि इस बार मध्य प्रदेश में चाबी उनके हाथ में आ सकती है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। बिल्कुल, देखिए हमने देखा था ये चीज़ें छत्तीसगढ़ में पिछली बार नहीं दिखाई थी। राजस्थान में जरूर था कि 99 सीट थी तो कांग्रेस को बहुमत से 1 सीट दूर थी। मध्य प्रदेश में जरूर हमने देखा था कि सपा बसपा अन्य की बात करें तो उनकी बल्ले बल्ले हो गई थी और हमने देखा था उनमें से कईयों की लॉटरी भी लग गई थी। यह बात हो रही कि बसपा और सपा के जो तीनों उम्मीदवार थे, जो प्रत्याशी थे, चाहे वो रामबाई की बात कर लें, हम नरेंद्र कुशवाहा की हम बात कर लें, तो वो मंत्री बनने का सोचते रहे लेकिन उनकी लॉटरी नहीं लगी। लेकिन राजेश जायसवाल जो कि कांग्रेस के बागी थे, चुनाव जीत गए थे निर्दलीय, और मुख्यमंत्री के साले संजय मसानी को उन्होंने हराया था, लेकिन उनको हमने देखा था मंत्री बना दिया था और बीजेपी सरकार में भी वो मंत्री बन गए थे, मंत्री पद का उनको दर्जा मिल गया था। तो ये बड़ा दिलचस्प है। तो जो अन्य लोग जो किंग मेकर बनने का सोच रहे थे, तो मुझे लगता है सपा बसपा को भी अपनी रणनीति में विचार करना होगा, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश से उलट परिस्थिति है छत्तीसगढ़ में। वहाँ पे हो सकता है कि रिमोट किसी और के हाथ में चले जाए। तो आप देखिए कि वहाँ पे जिस तरह से निगरानी मध्य प्रदेश में की जाने की बात हो रही थी, हमने चर्चा की थी, अपने दर्शकों को भी याद दिला दे कि किस तरह से वो अपने प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को निगरानी की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी भी नज़र रखे हुए थी कि तीसरा मोर्चा, यदि तीसरे किसी को अन्य की जरूरत पड़ी तो किस किस से समर्थन जुटाया जा सकता है। रायपुर से एक खबर और आ रही है कि कांग्रेस ने अपने जितने उम्मीदवार हैं उन सबको कहा कि जीतने के बाद सर्टिफिकेट लेके आप सीधे रायपुर आइए, और चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की है कि अगर बहुमत से थोड़ा डावाडोल स्थिति हुई, जो हमने पहले कार्यक्रम में हमने जिक्र किया था कि बाड़ाबंदी की तैयारी है,
तो वो केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, वो छत्तीसगढ़ में भी उसकी तैयारी हमको दिख रही है कि सारे कैंडिडेट से कहा है कि जीत का सर्टिफिकेट लेके आप रायपुर आइए। चार्टर्ड प्लेन लगा दिए गए हैं कि जो दूर दराज के नक्सल इलाकों में हैं उम्मीदवार, कि वो पहली सुबह कि देर रात तक अगर नतीजा आता है या जिसका जल्दी आ जाता है वो रात तक रायपुर आ जाए या अगले दिन सुबह तक रायपुर पहुंच जाए, ताकि फिर कांग्रेस आगे की रणनीति बनाए। लेकिन कल तो बघेल सरकार की पूरी टीम, पूरा मंत्रिमंडल और विधायक मौजूदा, उसमें उम्मीदवार भी शामिल हो सकते हैं, मैच देखने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, इसको नाम दिया गया है कि मैच देखना है, लेकिन जो उनके लिए मैच हैगा, क्योंकि उस मैच में तो है कि जीत हार किसी और की होना है, जीत हार किसी और की होना है। इस मैच में तो अगर हार गए तो फिर आप तो स्टेडियम के बाहर हो जाएंगे 5 साल के लिए, ये एक संकट है ना। चलिए अब राजस्थान पर भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं। जी हाँ, राजस्थान में हमने देखा है कि बड़ा नज़दीकी मामले की बात की जा रही थी कि राजस्थान में बहुत नज़दीकी मामला होना है, लेकिन जो एज थी वो बीजेपी को बताई जा रही थी कि बीजेपी को निश्चित तौर पर वहाँ बढ़त हासिल है। लेकिन अब एग्जिट पोल में क्या कुछ दिखाई देगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे मामला बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, क्योंकि माई टुडे और माई एक्सेस इंडिया टुडे के जो एग्जिट पोल है उसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी को 106 से 116 और कांग्रेस को 111 से 121 सीट की बात कर रही है और 6 सीट अन्य को मिलने की बात कर रही है, क्योंकि बहुमत के लिए हम सबको पता है कि 116 सीटें चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि कुछ एग्जिट पोल तो निर्दलीय और अन्य की बल्ले बल्ले हो सकती है, वो ऐसी उम्मीद लगाए बैठे होंगे। और राजस्थान की अब जो बात कर रहे थे, साफ साफ मतलब बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अन्य का भी महत्वपूर्ण रोल रहेगा यहाँ पे। जन की बात में देखें, 100 से 122 सीटें बीजेपी को दी गई हैं। TV9 और भारत बस पोस्टेड ने भी 100 से 110 सीटें दी हैं। कांग्रेस को जन की बात ने 62 से 85 सीटें दी है। यहाँ बसपा इस बार कहीं नजर नहीं आ रही है अब तक के जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें। तो एक चीज़ है ना ब्रजेश जी, जो उसका मूल ओरिजिन है उत्तर प्रदेश, जहाँ बसपा का गढ़ माना जाता था। पिछले विधानसभा चुनाव में उनके हाल देख लीजिए, जबकि लोकसभा में उन्होंने सपा के साथ गठबंधन करने के बाद 10 लोकसभा सीटें जीती थी और सपा को 5 मिली थी। लेकिन इस बार तो वो डबल डिजिट में वहाँ विधानसभा में नहीं पहुँच पाए। एक विधायक उनका बामुश्किल जीत पाया था और कांग्रेस के 2 थे, और दोनों के बारे में कहा जा रहा था वो अपने दम पर जीते हैं। तो जब जिस राज्य से वो आती है बसपा, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनका वोट शेयर इंटैक्ट रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम देखें कि वो सीटें उनकी कितनी भी हो, कम ज़्यादा हुई हो, लेकिन 5% के आसपास उनका वोट शेयर बरकरार रहता है। लेकिन क्या ये स्थिति राजस्थान में है कि उनका वोट शेयर कितना बना हुआ है, क्योंकि तमाम तारे जो अभी धीरे धीरे आंकड़े आ रहे हैं। और फिर जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, हम देखते हैं कि वो मध्य भारत हो, मालवा हो, निवाड़ हो, महाकौशल हो, विंध्य हो, बुंदेलखंड हो, ग्वालियर चंबल हो, और ये स्थिति हम राजस्थान में देखते हैं कि फलोदी कुछ और कहता है, शेखावट का इलाका कुछ और कहता है, हड़ौती कुछ और कहता है। तो ये सारी चीज़ें कि वहाँ किस रीजन में कितनी बढ़त वहाँ मिल रही है। आप देखिए, अब टाइम्स नाउ जो बता रहा है वो 56 से 172 सीटें दे रहा है मात्र कांग्रेस को, लेकिन अब बीजेपी को वो लेकिन 128 अधिकतम सीट भी बता रहा है, यानी बहुमत से जो 100 सीट चाहिए उससे कहीं आगे। और ये तब जब कहा जा रहा था कि वहाँ बीजेपी बिखरी बिखरी है, पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है, वसुंधरा राजे नाराज चल रही है, पार्टी ने उसको पीछे धकेल दिया है, और क्या लोकसभा और विधानसभा में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मिलेंगे, क्या वो करिश्मा कर पाएंगे, ऐसी तमाम सारी बातें हो रही थी। लेकिन जो आप कह रहे थे अदर्स 13 से 21, अभी अदर्स में कई सारी पार्टियाँ हैं। हमने देखे कि वो BRS पार्टी है जो गुजरात की पार्टी है, लेकिन आदिवासी बेल्ट में पिछली बार उन्होंने अच्छा किया था। वो हो सकता है उस अन्य में बसपा के 1-2 सीटें हों। उसके साथ ही कई सारे और जो हनुमान प्रसाद बेनीवाल की जो पार्टी है, जो कि पिछली बार बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे, सांसद बने थे, केंद्र में मंत्री बनाया था उनको, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ के अकेले चुनाव मैदान में गए हैं। तो वो कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं कांग्रेस को। ये तमाम सारे फैक्टर्स हैं जो राजस्थान के भी धीरे धीरे जब हम पूरा उसका रिव्यू करेंगे, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है निकलकर धीरे धीरे सामने आएगी। लेकिन सबसे नजदीकी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ बादल छाए हुए हैं मनोज जी, तस्वीर एकदम साफ नहीं है। जन की बात कह रहे हैं कि एग्जिट पोल कह रहे हैं कि 100 से 123 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, 102 से 125 कांग्रेस को मिल सकती हैं। रिपब्लिक टीवी कह रही है कि 118 से 130 बीजेपी को, 97 से 107 कांग्रेस को, TV9 भारतवर्ष से 106 से 116 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, और कांग्रेस को 111 से 121। मतलब जो हम फालौदी सट्टा बाजार की बात कर रहे थे, वैसे ही कुछ एग्जिट पोल भी आए।
तस्वीर लेकिन आप एकदम देखिए पूरी जन साफ की नहीं है। जन की बात की आपने बात की तो आप देखिए कि प्लस माइनस में 23 सीटों का अंतर है वो नीचे से ऊपर तक में। ऐसा आमतौर पे होता नहीं, जब क्लोज कॉन्टेस्ट है तो 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, जो बाकी हम देख रहे हैं कि जैसे हम छत्तीसगढ़ की है कि बीजेपी को एक सर्वे में, या जो रिपब्लिक कह रहा है कि 34 से 42, तो 7-8 सीट 10 सीट का डिफरेंस समझ में आता है। लेकिन अगर 23 सीटों का आप मार्जिन ऑफ एरर लेकर चल रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये तो 1-2 सीट का अगर क्लोज कॉन्टेस्ट है कि बीजेपी कांग्रेस में 5 सीट का अंतर था पिछली बार, कि 6 सीटों का, कि 7 सीटें चाहिए थी और कांग्रेस को 2 चाहिए थी, तो आसान कांग्रेस के लिए था। लेकिन गोवा में हमने देखा था कि बीजेपी सबसे छोटी पार्टी होती, लेकिन वो अपने दम पे सरकार बना लेती निर्दलीय तोड़फोड़ करके। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्लियरिटी, जो आप भी कह रहे हैं कि जो फलोदी सट्टा बाजार का संशय है वो यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये मध्य प्रदेश में ही नहीं है, ऐसे ही हालात हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में भी जो कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल की सरकार बरकरार रहेगी, पहले के जितने भी सर्वे आए थे उसमें एक तरह से बढ़त हासिल थी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने मुकाबले किया, मैदान में उतरी, तो आप देखिए कि वहाँ भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। लेकिन आप एक चीज़ दिलचस्प है, वहाँ चुनाव के काफ़ी पहले, मतदान के काफ़ी पहले TS सिंहदेव जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, उन्होंने कहा था कि जो छत्तीसगढ़ में जो मुकाबला चल रहा है तो हो सकता है कि बीजेपी वहाँ 45 से 50 सीटें जीत ले, ये उन्होंने कहा था। और जबकि आपको बहुमत का आंकड़ा वहाँ 46 चाहिए, तो शुरुआत में ही माना गया था कि चूंकि वो उनको उप मुख्यमंत्री हैं और 2.5 साल बाद उनको मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था, इसलिए वो नाराज़गी, लेकिन चूंकि उनके पास नंबर्स नहीं थे इसलिए वो सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बगावत नहीं कर सकते, ना तेवर दिखा सकते हैं। बीच में भी दिल्ली जाने की खबरें आई, लेकिन उनकी नाराज़गी को मना लिया गया था। और इस बार लेकिन उन्होंने कह दिया था कि यह शायद मेरा आखिरी चुनाव हो अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बना तो अगर उन्होंने जो कहा है और उसके आसपास ही आंकड़ा जा रहा है, तो मुझे लगता है कांग्रेस को फिर से एक बार सोचने की ज़रूरत होगी कि ये हालात क्यों बने। क्योंकि तीनों राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी वो आपसी कलह से थी, राजस्थान में अगर सरकार नहीं बन पा रही है, अगर हम इस एग्जिट पोल को एग्जैक्ट माने तो सबसे बड़ा फैक्टर था सचिन पायलट की नाराज़गी और उसके कारण गुर्जरों की नाराज़गी। लेकिन आप देखिए राजस्थान की भी हम बात कर रहे हैं, आपने जिक्र किया है, तो राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन की एक तरह से परंपरा चली आ रही है, रिवाज सा चला आ रहा है। लेकिन इस बार देखें कि कांग्रेस अचानक मुकाबले में आ गई है। जैसे जन की बात करें तो 100 से 122 सीटें बीजेपी को दी हैं, मतलब सत्ता में बीजेपी लौट रही है, लेकिन कांग्रेस को 62 से 85 सीटें दी हैं। बिल्कुल। और TV9 भारत की बात करें तो 100 से 110 सीटें बीजेपी को दी हैं, 90 से 100 सीटें कांग्रेस को दी। तो इतनी बुरी स्थिति नहीं है, सचिन पायलट के बगावत करने के बावजूद जितने उतार चढ़ाव राजस्थान ने देखे कांग्रेस ने, उसके बावजूद स्थिति पे है वो। लेकिन एक दिलचस्प बात और ब्रजेश जी, अगर राजस्थान की हम बात करें तो आप देखिए कि हमने वहाँ कांग्रेस को 2 दर्जन सीटों पे भी सिमटते देखा है। क्योंकि वहाँ जब बीजेपी जीतती है तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है कि 130 150 सीटें भी हमने जीतते देखा, और कांग्रेस जब हारती है तो वो 50 से नीचे चली जाती है। लेकिन इस चुनाव में अगर नज़दीकी मुकाबला है कि कुछ एग्जिट पोल अगर कह रहे हैं कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन सकते हैं फिर से, या कांग्रेस की सरकार आ सकती है, तो आप ये मान के चलिए इसका बड़ा क्रेडिट दिया गया है कि जो स्कीम से चलाई है अशोक गहलोत ने, चाहे वो चिरंजीवी योजना की जो केंद्र सरकार की योजना है 5 लाख में का मुफ्त इलाज, उन्होंने 25 कर दी थी, और इस चुनाव में उन्होंने कहा था उसको 50 कर देंगे, सरकार बनी। गैस सिलेंडर उन्होंने कहा था हम 500 रुपये में देंगे, तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा 450 में, तो उन्होंने कहा हम 400 में देंगे। महिलाओं को मुफ्त मोबाइल की बात थी, और इस बार उन्होंने कहा था कि चुनाव जीतने पर प्रत्येक महिला को जो उस कैटेगरी जो उन्होंने बनाई इसमें आती है तो 10,000 रुपये साल के उसके खाते में डालेंगे। उसके बाद भी अगर वो इतना नज़दीक जा रहे हैं तो उस स्कीम्स के कारण है। मतलब इस चुनाव में फ्री वीज की भी परीक्षा है कि वो उससे किस तरह से मतदाता प्रभावित हो रहा है। हाँ, अब राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में भी कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल की सरकार गोबर तक 2 रुपया किलो में खरीद रही है, तमाम सारी स्कीम्स हैं। तो अगर वो फिर से सरकार रिपीट हो रहा है, तेलंगाना में कहा जा रहा है कि हर वर्ग के लिए एक स्कीम थी KCR के पास, तो मध्य प्रदेश में कहना है कि क्लोज कॉन्टेस्ट है, तो क्या मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान की योजना है क्या उसका लाभ बीजेपी को नहीं मिला होगा? ये एक बड़ा सवाल है राजनीतिक विश्लेषकों के हिसाब से भी, क्योंकि 3 राज्यों में उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या मध्य प्रदेश में नहीं पड़ेगा? और अगर वो पड़ेगा तो जो हम देख रहे हैं कि जो आंकड़ा बता रहा है एग्जिट पोल का कि बीजेपी 130 भी कहीं कहीं जाती दिख रही है, तो मुझे लगता है कि वो वैसा भी होता अगर हम देखें मध्य प्रदेश में तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो जो मध्य प्रदेश में यदि लाभ मिल रहा है, तो राजस्थान में भी जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, उसके पीछे फ्री वीज की योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं मतदाता कहीं ना कहीं तो उसका असर, अगर जो इस एग्जिट पोल में हम कुछ देख रहे हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे नाराजगी है, तो इससे एक और चिंता की बात नहीं है कि इस पर एक तरह से बढ़ावा होगा, राजनीतिक दल ज़्यादा फोकस करेंगे फ्री वीज की योजनाओं पर, और ये कहीं ना कहीं मतदाताओं को प्रभावित करने वाली योजनाएं हैं, जो इस वजह से दिक्कत होगी और इस वजह से इस तरह की योजनाओं पर ज़्यादा जोर लगाया जाएगा।
तो एग्जिट पोल धीरे धीरे तमाम एजेंसियों के सामने आने लगे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की भी बन सकती है, बीजेपी की भी बन सकती है। राजस्थान में एक तरफा जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं, बीजेपी सरकार में आती हुई दिख रही है। छत्तीसगढ़ में भी असमंजस जैसी स्थिति है। हालांकि 3 दिसंबर को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कई बार एग्जिट पोल सटीक नहीं बैठते हैं और कई बार हम देखते हैं कि वो नज़दीक पहुंच जाते हैं। इस बार मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला माना जा रहा था। बीजेपी ने चुनाव पूरी गंभीरता से लड़ा। एक 111 से 121। राजस्थान, छत्तीसगढ़ एग्जिट पोल सामने हैं आपके पास आंकड़े। जन की बात बीजेपी को 100 से 123 सीटें दे रही है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस को 102 से 125 सीटें। रिपब्लिक टीवी 118 से 130 सीटें बीजेपी को दे रही है और 97 से 107 सीटें कांग्रेस को। टीवी 9 भारतवर्ष 106, 116 तक बीजेपी को दे रहे हैं और कांग्रेस को 111 से 121। इसी तरह हम राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान में जन की बात का एग्जिट पोल 100 से 122 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं और 62 से 85 सीटें कांग्रेस को। टाइम्स नाउ की बात करें तो 108 से 128 सीटें बीजेपी को और 56 से 72 सीटें कांग्रेस को। टीवी 9 भारतवर्ष की बात करें तो 100 से 110 सीटें बीजेपी को दी जा रही हैं और 90 से 100 सीटें कांग्रेस को। राजस्थान में यहाँ तक बीजेपी की सरकार बनते दिख रही है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में असमंजस की स्थिति है। छत्तीसगढ़ में जी एग्जिट पोल की बात करें तो एबीपी न्यूज सी वोटर्स ने 36 से 48 सीटें बीजेपी को दी हैं और 41 से 53 सीटें कांग्रेस को। इंडिया टुडे की बात करें तो 36 से 46 सीटें बीजेपी को, 40 से 50 सीटें कांग्रेस को।
इंडिया टीवी CNX की बात करें तो 30 से 40 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में और 46 से 56 सीटें कांग्रेस को। जन की बात में 34 से 45 सीटें बीजेपी को दी जा रही हैं और 42 से 53 सीटें कांग्रेस को। छत्तीसगढ़ में टोटल 90 सीटें हैं। राजस्थान में 200 सीटें हैं लेकिन 199 सीटों पर चुनाव हुए हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 116 है। तो एग्जिट पोल को समझने के लिए, हमारे दर्शकों को बेहतर समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और राजनीतिक विश्लेषक निशित शरण। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। भटनागर जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आंकड़े आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में की बात कर लें हम तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से फालौदी सट्टा बाजार के आंकड़े आए थे कि मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन फिर अब हम देख रहे हैं ताज़ा जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, या अधिकांश में हम देखते हैं कि बीजेपी बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस भी कहीं कहीं बढ़त बनाए हुए और फालौदी सट्टा बाजार में भी असमंजस की स्थिति है। सट्टा बाजार कह रहा है पहले से कि बीजेपी 115 से 117 और कांग्रेस 114 से 116। इसी तरह हम जन की बात करें तो 100 से 123 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस को 102 से 125 तक दी जा रही हैं। TV9 भारत वर्ष की बात करें तो 106 से 116 बीजेपी को और 111 से 121 कांग्रेस को। मतलब सरकार किसी की भी बन सकती है। जो कांटे के मुकाबले की हम बात करते आए हैं चुनाव मतदान तक, परिणाम तक भी ऐसी स्थिति है। देखिए, मुझे लगता है कि ये एग्जिट पोल है और इसमें एक परफेक्ट अनुमान निकालना तो संभव नहीं होता है, लेकिन हर एक में 10 सीटों का अंतर है और मुझे लगता है सभी में बीजेपी की भी सरकार बन रही है और कांग्रेस को भी सरकार बनने का मौका मिल रहा है। तो जिस हिसाब से मतदान हुआ है पिछली बार से कम 4% ज़्यादा, तो मुझे नहीं लगता कि ये एग्जिट पोल सही साबित होंगे। अब एक आप देखेंगे कि जन की बात में जो वेरिएशन बता रहा है उस पर गौर करें तो वो 20 सीटों का अंतर सीधा बता रहा है, डिफरेंस 23 सीटों का नीचे ऊपर तक का अंतर। तो मुझे लगता है इतना वेरिएशन नहीं होता। वेरिएशन होगा तो फिर बहुत ही लंबा होगा या फिर बिल्कुल एकदम पिछली बार जैसा। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार पिछली बार जैसा कोई नतीजा आएगा। निशित जी से मैं सवाल करूंगा कि जो वेरिएशन वाली बात है जी, इसमें आप क्या समझते हैं कि ये एग्जिट पोल कितने भरोसे लायक होते हैं? जो 36 से 48 सरकार भी बना दी, सरकार नहीं भी बनाई, लगभग हर एग्जिट पोल यही बता रहा है जो सरकार बना भी रहा है और वो दूसरी पार्टी की भी सरकार बनाने का मौका दे रहा है। प्रकाश जी, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी सर्वे एजेंसी गंभीरता से एग्जिट पोल करने की स्थिति में कभी रहती नहीं है। अगर आपको गंभीरता से वो काम करना है तो आपको हर सीट तक पहुंचना पड़ेगा, हर वर्ग तक पहुंचना पड़ेगा और दिन भर हर 10वें या हर 15वें व्यक्ति जो बाहर निकलता है वोट डाल के, उससे आपको प्रश्न करना पड़ेगा। तकनीकी रूप से सिस्टम इसका ये होता है। ये करना और इतने बड़े अभियान को संचालित करना किसी भी एजेंसी के लिए संभव नहीं होता जब तक उसको हायर करके ये काम नहीं करवाया जा रहा हो। इसलिए एग्जिट पोल की ऑथेंटिसिटी बहुत अच्छी है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। और जब भी टाइट चुनाव होता है, हमने देखा तो इस तरीके का वेरिएशन दिया जाता है कि दोनों की सरकार बन सकती है। अरे भाई, दोनों की सरकार बन सकती है तो आपने क्या सर्वे किया? सबसे बड़ा सवाल यही है, काय का सर्वे उसमें? फिर ये तो हम वैसे ही बता देते हैं आपको। 3.5 करोड़ मतदाताओं में से आप 25-30 हजार लोगों से वो करेंगे उनका जैसे सैंपल साइज सर्वे, हाँ, क्योंकि बहुत छोटा, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका सैंपल साइज सर्वे कितना बड़ा है। और दूसरा कि जो वोट परसेंट से आप सीट का अनुमान कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि कोई एक सीट है जो आप 20% के वोट शेयर के साथ जीत सकते हैं, कोई ऐसी है कि आधा % के मार्जिन से आप जीत सकते हैं, हार सकते हैं जी। तो ये कितना डिफिकल्ट होता है या क्या इतना आसान होता है? ये नहीं, कायदे से
कोई भी सर्वे एजेंसी सीट का प्रेडिक्शन तब तक नहीं कर सकती जब तक उसने 100% सीट पे सर्वे नहीं करा हो, और ऐसा होता नहीं है बिल्कुल। अमूमन पूरी 230 क्योंकि सीटों आप पे नहीं होता। 230 पे नहीं होता, आपने 20-25 सीटों पे कर लिया जिसमें सब जगह की होंगी, लेकिन SC, एक एक से SC दो हो गई, होंगी। OBC बहुल जितना हो गई। लोकल चुनाव होता है एक एक सीट पे समीकरण अलग होते हैं, उसके हार जीत Voting के pattern कारण अलग हो अलग जाता है। होते हैं। बिल्कुल। लेकिन निशित जी, हम सर्वे की बात कर रहे हैं, मैं हम चाहूंगा देखेंगे कि हमारे प्रदेश दर्शकों जिसमें को आप ये कहीं बता पे- दें कि सर्वे किस तरह से एग्जिट पोल किए जाते हैं, क्या तरीका रहता है कि मतदान केंद्र से निकले वोटर से बातचीत करके, ताकि दर्शक भी समझ सकें कि कितने लोगों के आधार पर किस तरह से ये सर्वे होता है, एग्जिट पोल होती है जो वो देख रहे हैं। क्यों सटीक नहीं बैठ पाते? कई बार सटीक बैठ भी जाते हैं कुछ सर्वे। सटीक नहीं बैठने का कारण ये होता है कि उनको उतने व्यापक स्तर पे नहीं किया जाता है जितने व्यापक स्तर पे करने के बाद आप एक कंक्लूसिव जवाब दे सकें कि इतनी सीटें आएंगी। और एक जगह जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि आप वोटिंग परसेंटेज को सीट में जब कन्वर्ट करते हैं, ये बहुत ही तुक्के वाला काम है। इसमें कोई इसका कोई फार्मूला नहीं, Scientific formula नहीं है। इसका कोई जैसे हम साइंटिफिक पिछली फार्मूला बार नहीं का है। उदाहरण देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 46% वोट मिला था, कांग्रेस से 1% ज्यादा, लेकिन उसकी 5 सीटें कम आई थी। बीजेपी के कई उम्मीदवार 90,000 वोटों से जीते थे, 70,000 वोटों से जीते थे, 50,000 वोटों से जीते और थे। 125 इसी तरह वोटों से हारे भी थे। कांग्रेस का कोई उम्मीदवार 300 वोटों से जीता था। तो ये जो वोट परसेंटेज है और उसका सीटों में कन्वर्सेशन, मुझे लगता है बहुत ही नहीं, कठिन हमने काम है। सीटें कम जीती लेकिन बहुत मार्जिन से जीती। उन जगहों पे हमारा प्रभाव बहुत ज़्यादा था। अमूमन सारे मतदाताओं ने 80% मतदाताओं ने मुझे वोट दिया, Yes. तो मेरी परसेंटेज तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन जहाँ पे नहीं हूँ वहाँ पे हुई नहीं। हाँ, तो वहाँ मुझे 5% भी नहीं मिल रहा। तो टोटल पे परसेंटेज आप कुछ भी बोलिए, लेकिन उससे परिणाम तो चेंज होने ये वाला हमने नहीं है। राजस्थान में भी देखा कि 1% का अंतर था बीजेपी कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस 99 और बीजेपी 73 पर रुक गई थी। भैया हम अगर एक्यूरेट सर्वे है तो हमारे यहाँ 1% से 1.5% पे हार जीत क्लियर कट होती है। अगर 1% से कम का गैप है तो टाइट चुनाव माना जाना चाहिए उसको। 1.5% तक है तो डिसाइसिव चुनाव होगा कि आपको पता है इसमें कौन जीत रहा है, देखिए, कौन हार रहा पिछली बार का है। 3% पे लैंडस्लाइड होती है बहुत जबरदस्त। बिल्कुल। और 7-8% हो गई तो वो उमा भारती वाला रिजल्ट हो या जाता गुजरात है। में हमने देखा हाल में। हाँ, जी। अब आप तो वो जैसे- 2 गुना 3 गुने का फर्क हो जाता है जब 6%। आपने नोटिस करा होगा कि अमित शाह जी ने कई बार अपनी सब उसमें कहा कि हम 51% की राजनीति करने आए हैं। वो 51% क्या है? जो उनका लक्ष्य है, बहुत आसान नहीं है उसको प्राप्त करना, लेकिन उनका प्रयास है कि ये आ जाए तो उसके बाद जरूरत ही नहीं फिर आपको। हाँ, फिर रोजमर्रा की किस्ता। लेकिन प्रकाश जी, एक चीज हम लेकिन देख रहे अपने हैं मनोज, एक चीज और निशित जी से समझना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के अंदर 1998 में 1998 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 1% वोटों का अंतर था, लेकिन कांग्रेस को 173 सीटें मिली थी और बीजेपी 119 पे अटक गई। यही 90 के अंदर हुआ था, 93 में हुआ था। दोनों में 1.25% वोटों का अंतर था। और इतना ही जो है उस समय तो छत्तीसगढ़ भी दोनों समय अविभाजित मध्य प्रदेश की बात है, दोनों ही चुनाव, लेकिन 1-1.5% में ही सीटों का अंतर 50 से भी ज्यादा है। प्रकाश जी, वो अविभाजित उसका मूल मुद्दा है। वो अविभाजित मध्य प्रदेश का जो साइज था और जो उसके समाज का कंपोजिशन था, वो इतना वृहद था और इतने अलग अलग तरीके का था कि आप उसमें यूनिफॉर्म रिजल्ट नहीं निकाल सकते। आपको यूनिफॉर्म रिजल्ट निकालने के लिए एक होमोजेनिटी चाहिए, समाज में एक रूपता कुछ हद तक तो चाहिए, तब तो उसके रिजल्ट को आप मान सकते हैं, नहीं तो अन्यथा वो संभव नहीं होता कि उसे आप गिन पाए। मध्य छत्तीसगढ़ का बड़ा इलाका आदिवासी नक्सल प्रभावित इलाका था, वहाँ कम वोटिंग थी। आप मालवा से बस्तर को कैसे कंपेयर कर सकते हो? बिल्कुल, ये भी दोनों एरिया ही थे ना। बिल्कुल। लेकिन प्रकाश जी, एक और चीज हमने देखी इस चुनाव में, अभी ब्रिजेश से भी चर्चा कर रहा था, और चूंकि मध्य प्रदेश के लिए कहा जा रहा है बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट है, लेकिन हम देख रहे हैं कि राजस्थान में इसके पहले जो रिवाज बदलता रहा है, राज बदलता रहा है कि कांग्रेस जब जब हारी है वो 50 से नीचे सिमट गई। एक चुनाव में तो वो 23 सीटें आ गई थी, 21 सीटों पे। लेकिन इस बार अगर ये माना जा रहा है कि अशोक गहलोत फाइट में, या वो अगर बुरी स्थिति में भी ये कांग्रेस तो 70-80 सीटें ला रही है,
तो कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत की स्कीम्स बहुत अच्छी थी। अगर भूपेश बघेल बहुत अच्छा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ये कहा जा रहा है बीजेपी प्लस पास आ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर भूपेश बघेल रिपीट हो रहे हैं, या तमिलनाडु के तेलंगाना के भी आए नहीं, लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी तक ही हो सकता है केसीआर फिर से तीसरी बार सरकार बना ले। तो 3 जगह आप कह रहे हैं कि फिर भी बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार की स्कीम्स बहुत अच्छी है, तो मध्य प्रदेश में क्यों कहा जा रहा है कि क्लोज कॉन्टेस्ट और वोटर खामोश है, लेकिन एज इस पार्टी को? तो जब जो वोटर खामोश है तो वो आपको कैसे बताएगा कि वो एज किस पार्टी को? देखिए, मुझे ये लगता एक है दिलचस्प बड़ी बात है। मुझे लगता है कि वोटर खामोश भी नहीं है, और अगर सबको इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है कि जो फ्री बीज योजना है, कि हम भी मध्य प्रदेश में लाडली बहना वाली बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी ने भी सिर्फ वादा किया है कि हम 10,000 रुपये साल देंगे, बिल्कुल। और अगर वहाँ पे महिलाओं का वोट परसेंट उस सरकार के लिए ज़्यादा आ रहा है, तो मध्य प्रदेश में तो महिलाओं को 6 महीने से पैसा मिल रहा है, बिल्कुल खाते में जा रहा है, चुनाव के पहले भी मिला। तो अगर आप जो लोक कल्याणकारी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे इस बार तो बीजेपी ने डबल इंजन सरकार वाला प्रयोग किया है कि डबल इंजन की सरकार है, तो और रेल मंत्री को भी भेज दिया यहीं। गिनाई है, मकान भी गिनाए हैं, कई सारी सुविधाएं जो चुनाव के पहले 3 जगह से वंदे भारत 3 वंदे भारत मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में एक साथ बहुत जल्दी चालू हुई, और उनको लंबे रूट बढ़ा दिए, नागपुर तक, रायपुर, रीवा तक कर दी गई। तो कई तरह की सुविधाएं दी, और वो सुविधाओं का वादा नहीं किया, वो सुविधाएं दे दी। तो मुझे लगता है कि मतदाता फिर जो सुविधा मिल गई उसके आधार पर वोट करेगा। यहाँ पे वो कांग्रेस यदि ये कहेगी कि हम 1500 रुपये महीना देंगे, तो शिवराज सिंह चौहान ने तो पहले ही कहा कि अभी हाल हम 1,000 दे रहे हैं, फिर उन्होंने 1250 रुपये देना चालू कर दिया, और उन्होंने ये वादा किया कि इसे बढ़ा के 3,000 महीना कर दूंगा। तो हमें मानना चाहिए कि महिलाओं का वोट तो फिर पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में गया। और राजस्थान में ये चीज आ रही और थी, राजस्थान में फ्री बीज का असर दिख रहा है। तेलंगाना के भी आंकड़े आ गए हैं, इंडिया टीवी और सीएनएक्स के, वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। बीआरएस को 31 से 47 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 63 से 79 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 2 से 4 सीटें मिल रही हैं, अन्य 5 से 7। तो फ्री बीज का असर वहाँ नहीं दिख रहा है क्या, जिस तरह से बीआरएस ने भी फ्री बीज की योजनाएं लाई थी? प्रकाश जी, कि केसीआर तो मतलब वहाँ पर तो फ्री बीज बहुत पुराना है। दक्षिण भारत के राज्यों में हम देखेंगे तो चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक, खास करके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की राजनीति तो फ्री बीज पे बहुत सालों से टिकी हुई है। मतलब आप जब ये अभी तो हम रामचंद्रन के समय से, अभी तो हम ताज़ा तौर पे अरविंद केजरीवाल को इस चीज़ का श्रेय दे सकते हैं कि ये शुरुआत उनने की उत्तर भारत में, लेकिन वहाँ तो एमजी रामचंद्रन के ज़माने से ये चला आ रहा है। कभी वो साड़ी भी अधिकृत तौर पे बांटते हैं, वो सोने के जेवर भी बांटते हैं, जयललिता ने मंगलसूत्र और टीवी बांटने की शुरुआत की। सरकार अगर बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो अगर वो देते हैं, और जितना खर्चीला चुनाव दक्षिण का होता है उसकी तुलना में तो हमारे उत्तर भारत के चुनाव बहुत मुझे लगता है कि कम खर्चीले होते हैं। लेकिन अब चूंकि उत्तर भारत में भी ये प्रतिस्पर्धा हो गई है, और कांग्रेस जैसी गंभीर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां अगर इस फ्री बीज के दाव में आ गई हैं, तो जो प्रधानमंत्री खुद कहते थे अभी हाल कुछ दिनों पहले में कि रेवड़ी की राजनीति देश के लिए ठीक नहीं है, तो ये व्यक्तिगत तौर पे मेरा भी मानना है कि रेवड़ी की राजनीति है। आप अगर सिर्फ बांट के, तो जब चुनाव में हम पैसा दे के वोट लेते हैं, जैसे हमने देखा कि शराब पिलाते हैं, पैसा बांटते हैं और फिर वोट हासिल करते हैं, तो ये हम अधिकृत तौर पे कर रहे हैं कि हम अधिकृत तौर पे लोगों को पैसा दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि भैया वोट दे दो। तो मुझे लगता है ये राजनीति तो ठीक नहीं है, लेकिन राजनीति में नैतिकता ढूंढना या अपने आप में मतलब भूसे में सुई ढूंढने के समान है। और दूसरी बात कि अगर एक राजनीतिक दल ये कदम उठाता है तो दूसरे राजनीतिक दल को आप इसके लिए नहीं रोक सकते, क्योंकि सत्ता पाना सभी राजनीतिक दलों का साध्य होता है। लेकिन अगर इसको ऐसे समझना पड़ेगा ना, इसकी अति तो एक तरह से घातक हो जाएगी। जो ब्रजेश भी कह रहे हैं, इसको अगर ऐसे समझे निश्चित जी हम कि अगर जो आपने लोक लुभावन घोषणा राजस्थान में की है या केसीआर ने तेलंगाना में की, और अगर दोनों चुनाव हार रहे हैं, तो बाकी पार्टियों को भी सोचना होगा कि अकेले फ्रीबीज से आप चुनाव नहीं जीत सकते, रेवड़ी बांट के आपको कुछ ऐसे और कदम उठाना पड़ेंगे जिससे वोटर आपके साथ जाए। देखिए, मैं इसको मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बताता हूं ताकि हमारे दर्शक भी उसको आसानी से समझ सकते हैं। भाजपा सरकार ने अपने लोक लुभावन बोले या जो भी बोले, हमने लाडली बहना वगैरह योजना में कुछ कुछ लाभ देना लाभार्थियों को शुरू किया जी, ठीक है। सेम की सेम चीजें थोड़ी बहुत अदला बदली के साथ कांग्रेस ने प्रॉमिस कर दी अपने उसमें घोषणा पत्र में। मुझे ये बताइए कि ये करने के अलावा कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने ऐसा क्या किया
जिससे एक आम मतदाता के मन में ये अपेक्षा जागे कि ये सरकार बनेगी तो ये चीज अच्छी होगी। ऐसा कुछ भी वादा नहीं है उसमें, सिर्फ घोषणाओं की खींचतान है, प्रलोभनों की खींचतान है, तुम्हारे लाभार्थी वर्सेस मेरे लाभार्थी। अरे भैया, लाभार्थी से बहुत बड़ा वर्ग भी है प्रदेश में जिनको कोई लाभ नहीं मिलता, वो भी वोट देते हैं और वो भी इस प्रदेश में रहते हैं। उनके बारे में कौन सोच रहा है? उनके बारे में जब आप बात करो तो वो भले ही एक बार एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, लेकिन उनको कांग्रेस में कोई विकल्प नहीं दिखता। उनको ये नहीं कोई उम्मीद जगती उनको देख के कि इनकी सरकार आएगी तो क्या अच्छा होने वाला है। देखिए, मैं यहाँ पे ये इस पॉइंट पे आके एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो निशित जी ने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर 15 साल एक टर्म रहा, 3.5 साल एक टर्म रहा बीजेपी का, और इन 15 सालों में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपनी पूरी परिभाषा बदल ली। जो पार्टी ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी कहलाती थी, उस पार्टी ने अपने आप को प्रो गरीब पार्टी के तौर पे खास करके शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में, हम चाहे लाडली बहना हो, चाहे ये लाडली लक्ष्मी हो, चाहे संबल योजना हो, चाहे जननी सुरक्षा हो, तो महिलाओं के लिए जितना काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया, समाज के कमज़ोर तबकों के लिए किया, वो ठीक है। दूसरी बात रही कि मध्यम वर्गीय समाज के लिए क्या किया, तो आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी मध्य प्रदेश में जो 15 सालों में देखते हैं, उसके पहले हमें नहीं दिखाई देता था। मतलब कांग्रेस के 10 साल छोड़ दीजिए तो श्यामाचरण शुक्ल ने भी मध्य प्रदेश के अंदर सिंचाई की दिशा में बहुत काम किया था, लेकिन उसके बाद असली काम तो शिवराज सिंह चौहान ने किया था। जो हम कहते हैं कि किसान पुत्र मुख्यमंत्री है, तो मध्य प्रदेश में जब सरकार संभाली थी 7,000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता थी, वो आज 43,000 हेक्टेयर में आ गई। तो किसान मतदाता सरकार से क्यों नाराज होगा? ये एक बड़ा सवाल है कि जो चीज़ों की जो सुविधाएं बढ़ी, बिजली की कटौती हमने देखी 2010 में, जब 2003 तक जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो पिछले जो 3 साल थे वो मध्य प्रदेश का बहुत क्रूशियल पीरियड था। सड़कों में हमने गड्ढे देखे। तो आज हम देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो आप नेशनल हाईवे देखिए एकदम चमचमाते हुए। जो समाज का समृद्ध तबका है, जो समाज का मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास, वो तो इन सारी चीज़ों से भी खुश होता है कि उसको ये सारी सुविधाएं मिल रही है। तो मुझे लगता है कि चूंकि वो इस चीज़ से कभी कभी आपको कलप के कह सकता है कि यार ये सरकार सब इनके लिए कर रही है, हमारे लिए क्या कर रही है, लेकिन वो सरकार उनके लिए भी कर रही है। और मुझे लगता है कि उसके बावजूद भी जब वो वोट देने जाएगा तो वो सोचेगा, जो निशित जी ने कहा कि जब हम वोट देने जाएंगे तो ये 2 तरह की चीज़ें होगी। हम एक तो जो एंटी इनकम्बेंसी है, तो किस चीज़ के लिए है कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में 18-20 साल हो गए, अब चेहरा बदलना चाहिए। तो ये एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के लिए है, बीजेपी के लिए नहीं हुई। लेकिन उसमें उलट आप देखिए कि वो सबसे लोकप्रिय चेहरा फिर भी मध्य प्रदेश में। हास्यास्पद मामला है कि आप जो कहता है ना कि शिवराज सिंह जी को बदल देना चाहिए, आप उससे पूछो विकल्प क्या है, किसको बनाना चाहिए। अच्छा, उन्होंने क्या बुरा किया, तो वो 5 मिनट सोच के यही बोलता है। एक और चीज है, ये ठीक है, जितने सर्वे हैं, बोले समय बहुत हो गया इसलिए नहीं, लेकिन जितने सर्वे वो ये बताते हैं कि नंबर 1 कौन है लोकप्रियता है, बोले शिवराज सिंह चौहान। नंबर 2 कहाँ है, बोले उनसे 5-10 फीट पीछे। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि ये हम लोग हंसी मजाक के उसमें कहते हैं कि आपकी मिस यूनिवर्स से भी शादी हो जाए तो 10 साल के बाद बुरी लगने लगेगी वो। बिल्कुल। लेकिन एक और दिलचस्प आंकड़ा है, एक और दिलचस्प आंकड़ा है निशित जी, प्रकाश जी, एक दिलचस्प आंकड़ा है जी। भास्कर जो कि लीडिंग अखबार है यहाँ का, वो बीजेपी को 95 से 115 सीटें दे रहा है, कांग्रेस को 105 से 120। दिलचस्प इसमें यह है कि 1 से लेकर 15, मतलब रिमोट निर्दलीय और बागियों के हाथ में भी जा सकता है, किंग मेकर बन सकते हैं। पिछली असेंबली आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में इतिहास रहा प्रीवियस? मुझे नहीं लग पा रहा है ऐसा कि होगा। मेरा अपना मानना है कि चुनाव टाइट था, लेकिन थोड़ी एज भाजपा के पास है। उसका कारण मोदी जी भी हो सकते हैं, शिवराज जी भी हो सकते हैं, योजनाएं भी हो सकती हैं। जो भी काम किया है वो सब पकड़ के कांग्रेस से बेहतर किया है। दूसरा एक पॉइंट हम लोग मिस कर जाते हैं अक्सर कि 15 साल के बाद कांग्रेस को एक मौका मिला था। 15 महीने में वो डिलीवरी क्या थी? अगर आप आम व्यक्ति से पूछो कि भाई 15 महीने में ऐसा क्या हुआ जिससे तुम उत्साहित हुए, तुम्हें लगा कि नहीं बहुत मध्य प्रदेश बदलने वाला है, तो 15 महीने घोषणा करने के लिए तो काफी थे ना।
काम करने के लिए नहीं भी हूँ तो घोषणा ही कर देते कुछ आप। तो मुझे तो कोई घोषणा ऐसी सुनाई नहीं पड़ी। आईफा वाईफा इस टाइप की बातें और ट्रांसफर एलिट क्लास वाली चीजें हुई हैं। हाँ, मेरे और एक कोई अधिकारी बुनियादी मित्र तौर ने पे नहीं हुई। मेरे एक अधिकारी मित्र ने मेरे से चर्चा में पूछा कि किसकी सरकार बन रही है, तो मैंने कहा कि अब लोग कह तो रहे हैं कि मतलब कांग्रेस बहुत फाइट में है। तो बोले यार कांग्रेस के नाम से सीरन छूट जाती है। तो उन्होंने किस्सा सुना है कि तबादला हो गया तो तबादला करने के पैसे ले लिए मंत्री ने। अब जब उसके बाद तबादला कैंसिल हो गया तो उसने कहा कि मैंने तबादला करने के पैसे लिए थे, कैंसिल हो गया तो अब उसके लिए दोबारा पैसे देने पड़ेंगे। नहीं प्रकाश जी, एक और चीज है, इतनी सारी इस स्कीम तरह चल की रही है चीजें जो सरकार हमने की। सुनी थी उस समय जी। तो मुझे लगता है कि जो ये चल रहा है कि ओल्ड पेंशन के लिए कर्मचारियों ने कांग्रेस का समर्थन किया, तो 7.5 लाख कर्मचारी हैं, उनमें से 4 लाख कर्मचारी वो हैं जिनको ऑलरेडी ओल्ड पेंशन का लाभ बिल्कुल, मिल रहा क्योंकि है। 2004 से पहले की भर्ती वाले हैं। 2004 के बाद की जो भर्ती है 2.5 लाख, उनके पूरे परिवार को जोड़ लो तो वो 12 लाख के करीब, आप 2.5 लाख का 5 से गुणा कर दीजिए तो वो 12-12.5 लाख लेकिन उसको मतदाता होते भी हैं। पेंशन मिलेगी 15 साल बाद। 15 साल बाद कम से कम मिलेगी, 2034 15 साल के बाद। के बाद भी ये सारा वोटर केवल एक ही आधार पे वोट नहीं करेगा ना, बिल्कुल। कि केवल मेरी पेंशन के कारण ही मेरे को इस सरकार को हटाना है। और भी कई सारे कारण है, उसमें से कई लोगों की व्यक्तिगत विचारधारा कुछ होगी, कोई कांग्रेस के पक्ष का होगा, कोई बीजेपी का होगा। चुनाव में जो है हिंदुत्व, राम मंदिर, सनातन, कई तरह के जो फैक्टर काम करते हैं, तो उनसे हर तरह का मतदाता प्रभावित होता है। ऐसा तो है नहीं कि लाडली बहनाओं को पैसा मिला तो सारी लाडली बहनाओं ने बीजेपी को ही वोट दे दिया होगा। निश्चित तौर पे कुछ परसेंटेज उसमें से कांग्रेस को भी गया होगा। तो मुझे लगता है कि एक तरफा कुछ नहीं होता। प्रकाश जी, एक तरफा ही एक सर्वे आया है, एग्जिट पोल आया है, मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को भी कि न्यूज 24 टुडे चाणक्य का है, जो एक तरफा 151 सीटें बीजेपी को दे रही है मध्य प्रदेश में और 74 सीटें कांग्रेस को, अदर को 5। ये एक तरफा मतलब ये आया है कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत से जो 150 को खुद बीजेपी वाले नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 135 ये वो प्रो इनकम्बेंसी पे चलेगा। मैं एक चीज एजेंसी वाला बता प्रो दूं, इनकम्बेंसी पे चला लेकिन गया। प्रकाश जी एक चीज है, इसी एजेंसी ने पिछला जो सर्वे किया था वही सबसे सटीक था कि बीजेपी को इतनी सीट मिलेगी, कांग्रेस को इतनी सीट मिलेगी। और इसी हमने चाणक्य टुडेज का देखा था इसके पिछले लोकसभा चुनाव में 2014 में कि 73 सीटें, 70 पार सीटें उसने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में दी थी जब कोई मानने को तैयार नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं कि उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हुए। लेकिन एक और चीज़ है प्रकाश जी कि हमें एक चीज़ और देखें, प्रो इनकम्बेंसी अपनी जगह, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं डिलीवरी की इस सरकार ने की है और अच्छी योजनाएं की है कि बाकी जगह हम देख रहे हैं कि उसका स्कीम का लाभ बाकी सरकारों को मिल रहा है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन भी नहीं है, लेकिन अगर क्लोज कॉन्टेस्ट अगर देखें हम टुडे चाणक्य के सर्वे को हटाकर, तो इतनी क्लोज कॉन्टेस्ट होता क्यों नजर आ रहा है? देखिए मुझे लगता है कि ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्लोज कॉन्टेस्ट है, जब मैं बिल्कुल इसी एग्जैक्ट परिणाम नहीं आएगा। मुझे लगता है कि ये जो सरकार के फेवर में प्रो इनकम्बेंसी, अब हम जिनसे मिलते हैं हम वहाँ से वातावरण को तय करते हैं। हम आम पब्लिक के बीच में जो वोट डालने जाती है बिल्कुल, वहां तक कितना पहुंचे, या जो वोट डाल के आया उससे बात होती है, या फिर जो वोट डाल के आया तो वोट डाल के आने वाले में भी किस वर्ग से हमारी बात होती है, बिल्कुल उससे हम तय करते हैं कि यार ये सरकार के खिलाफ गया, ये सरकार के पक्ष में आया। लेकिन जो बहुत साइलेंट मतदाता सवेरे से लाइन में लग के वोट देने आ जाता है, हमारी पहुंच अगर उस तक हो तो हो सकता है कि हम नतीजे के ज़्यादा नज़दीक पहुंचे। मुझे लगता है कि यदि वो कह रहे हैं कि 151 सीटें मिल रही है, वो 77.15% अब तक के इतिहास का सबसे ज़्यादा मतदान हुआ, तो क्या बड़ी बात है, ऐसा हो भी जाए। और हर चुनाव में देखा जब भी 2% से ज्यादा वोट बढ़ा है तो सरकार रिपीट हुई है और बीजेपी को फायदा मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पिछले 4-5-6 चुनाव का रिकॉर्ड है वो यही बताता है। इस बार 2% से ज्यादा बढ़ा है मतदान। देखिए दो चीजें हमें सोचनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री का आज का बयान है जो उन्होंने जाति पे बोला है, बिल्कुल, कि मेरे लिए जाति महिला, किसान, मजदूर, गरीब सबसे बड़ी जाति है। ये आज की भाजपा को हमें ये समझना होगा कि ये राजनीति को पुनर्परिभाषित कर रही है। ये पुराने सारे समीकरण जिसमें लोग पहले जोड़ घटाना करते थे, ये सब आमूलचूल परिवर्तन कर दिया राजनीतिक सोच में। जो लाभार्थी का जो वाला केंद्र है, लाभार्थी वाला जो फैक्टर, जितना काम शिवराज जी ने लाभार्थी और सोशल वेलफेयर में किया है और जितनी योजनाएं मध्य प्रदेश की उठा के केंद्र तक गई हैं, केंद्र तक ये इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है, किसी राज्य में नहीं हुआ है। बिल्कुल, दूसरे राज्यों किसी और राज्य की योजनाएं इस तरीके से कई सारे अरविंद केजरीवाल तक उसकी स्कीम फॉलो कर रहा है। वो बोलता है वो तीर्थ दर्शन योजना के लिए ली कहाँ से? अरविंद केजरीवाल की आधी राजनीति शिवराज जी से प्रेरित रही है।
उनकी चीजें चुरा के और उसमें वो अपना तड़का लगा के काम करता है। ये एक जो पार्ट आपने हुआ। पहले भी जिक्र किया है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी की योजनाएं हैं, उन्हीं की नकल एक तरह से कांग्रेस करती दिखी है। चाहे हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात कर लें, उन्होंने पिछली बार राशि बढ़ा दी थी, इस बार 1250 यहाँ तक दे रहे कि तो जो नारी स्टूडेंट को सम्मान साइकिल योजना है। देने की योजना बिहार ने अपनाई। तो कोई ऐसा अलग से कोई जो विपक्षी दल हैं या जो विरोधी हैं जो सत्ता से बाहर हैं, वो कोई ऐसा एजेंडा लेकर नहीं आए, रोड मैप लेकर नहीं आए जिससे लोग प्रभावित हो सकते हैं? निशित जी, ये पूरा चुनाव प्रलोभनों की कुश्ती जैसा लगा मुझे। मैं तुम्हें ये दूंगा तो वो सेल लगती है ना, जब एक आदमी बोलता 40%, सामने की दुकान वाला 50%। ये पूरा चुनाव इस तरीके से चला। अगर क्या मिल रहा है, कोई एक आदमी दे रहा है, एक बोल रहा है मैं दूंगा, ये डिफरेंस हटा दीजिए आप। हाँ, एक दूंगा और एक मिल रहा है। एक दुकानदार है जो बहुत समय से देता आया है और दूसरे की नई दुकान है, वादा है, वादा है कि मैं करूंगा। इसके बीच में ही पूरा। और एक बहुत बड़ी चीज मैं दूसरे की आपके दुकान दर्शकों खोली को नहीं है पॉइंट आउट अभी। करूंगा। ये जितनी बातें हम लोग टीवी चैनल पे, मीडिया में, अखबारों में, और आजकल एक बहुत आसान सोशल मीडिया पात्र हो गया है सोशल मीडिया, कि सब सोशल मीडिया से होता है। भैया जिन जिन महिलाओं को वो पैसे मिल रहे हैं ना, जिनके लाभ के लिए, आप एक बार कल्पना करके देखिए वो किस वर्ग की हैं। बिल्कुल सबसे वो बड़ी गांव के भी उस गरीब घर की हैं जिसमें उसका भाई वो भी गरीब परिवार से। निश्चित तौर पर वो राखी पे बहन के पास इसलिए नहीं आता कि उसके 300 रुपए ठुक जाएंगे सही बात। जाने आने बस के, और या बहन इसलिए नहीं जाती, उसके 300 रुपये किराया लग जाएगा। उसके लिए ये 1000 रुपए, वो वो 250 1250 रुपए मत रुपए, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो शहर में बैठ के कल्पना भी नहीं कर सकते। वो क्या है। और जो कल्चर ना था वो गांव जाके में, कल्चर था कि बचत Facebook करके पे रखती और थी WhatsApp महिलाएं, पे डालेगी। महिलाएं बचत करके रखती ये थी गांव में, एक कंसेप्ट था वो, ये इससे तो- और बढ़ गया एक तरह ये से। तो ब्रजेश सीधा एक 1250 रुपए वाली बात है। हमने तो 2013 में वो दृश्य देखे हैं जब तीर्थ दर्शन योजना के बाद शिवराज सिंह चौहान की लोग आरती उतारते थे, जो कि मतलब तीर्थ दर्शन तो सिर्फ हमारा एक भावनात्मक वो है, धार्मिक आस्था का, बुजुर्गों से जुड़ा हुआ, लेकिन एक पूरे परिवार को वो प्रभावित करता था। अब आप जब हम 2013 में दृश्य देखते थे तो मुझे लगता है कि जो बुजुर्ग थे, तो जो माउथ पब्लिसिटी होती है, जो शिवराज सिंह चौहान की तारीफ होती थी, वो बाकी लोगों को भी प्रभावित करती थी। तो यहाँ तो अब इस बार महिलाओं का बहुत बड़ा वर्ग था। दूसरी बात कि इस योजना को लागू करने के बाद जिस हद तक शिवराज सिंह चौहान ने इसका समयानुसार प्रचार किया, मतलब कांग्रेस ने बोला उसके पहले उन्होंने चालू कर दिया, उसको 1250 रुपये बढ़ा भी दिया, और ये भी कह दिया कि 3000 रुपये तक बढ़ाऊंगा। और ये जाके उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं कहा, ये उन्होंने किसी ग्राउंड जीरो अखबार पर में गए नहीं कहा, बिल्कुल महिलाओं के बीच में जाके उन्होंने ये बात कम से कम पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर तहसील ब्लॉक तक पहुंचने की कोशिश की है। 160 चुनावी सभाएं तो उनने अभी विधानसभा चुनाव घोषित में रूप से की। लेकिन इस योजना की तैयारी के पहले से वो इस योजना के प्रचार में लगे थे। तो मुझे लगता है एक दो चीज और भी है कि प्रचार में एक शिवराज सिंह चौहान के तरीके और एक शिवराज सिंह चौहान का चेहरा, और एक प्रचार में कमलनाथ और कमलनाथ का तरीका। तीसरा अब भी जोड़ इन लीजिए, दो भरोसा। चीजों को भी अगर हम देखेंगे कि बिल्कुल, जो count ब्रजेश कह रहा है, करेंगे- भरोसा कि डिलीवरी कर रहा है। क्योंकि लगातार वो महिलाओं के लिए करते आए हैं, तो एक तीसरी चीज भी ये शामिल कर सकते हैं कि भरोसा किस पर। मैं जो आपने जिक्र किया, मैं record है छोटा ना, उदाहरण दे रहा हूँ प्रकाश जी आपको, निशित मैं जी, इस चीज से जी, पूछ रहा हूँ एक सेकंड निशित जी से, कि जो एक तरफ कमलनाथ का चेहरा, कमलनाथ का राजनीतिक व्यवहार, कमलनाथ का राजनीतिक कद, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान के 15 साल, शिवराज सिंह का चेहरा, और शिवराज सिंह चौहान का जनता से संवाद। अब इन दोनों चीजों में से मतदाता किस चीज से ज्यादा प्रभावित होगा? कोई आम मतदाता नीचे इंटीरियर तक, अंचल में महिलाओं तक, मेरे ख्याल से कमलनाथ जी की पहचान भी नहीं है, वो जानते भी नहीं है कौन है कमलनाथ। इस हमारे समाज में किसी व्यक्ति को उस तरीके से स्थापित करना कि समाज के अंतिम पॉइंट तक वो एज अ लीडर स्थापित हो पाए, इसमें बहुत समय लगता है। हम सब ने वो किस्सा सुना है ना कि 20 साल बाद आदिवासी से पूछा किसकी सरकार है, तो बोले फूल वाली कांग्रेस। बोलो वाली। आपको एक इसमें मैं बताता हूँ निशित जी, बीच में टोक रहा हूँ, मैं और प्रकाश जी जोबट गए हुए थे, हमने आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में कहा, तो निश्चित तौर पर आपने जो कहा बड़ी देर लगती स्थापित करने में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान मामा की सरकार, जब कमलनाथ की सरकार चली गई थी, 2020 की बात कर रहे हैं, तब वहां कमलनाथ जी को पहचान नहीं पा रहे थे लोग कि किसकी सरकार थी।
ये हमने सवालों में आया हमारे पास। दूसरी बात, जो रिश्ता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता से बनाया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ मामा मध्य प्रदेश में कहलाते हैं। पूरे देश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान को लोग मामा के नाम से बुलाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अपने आप में शिवराज सिंह चौहान की या किसी भी राजनेता के लिए हिंदुस्तान में कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। मैं दो चीज जो आपने जी एक लेयर और आगे जाइए प्रकाश जी। मामा एक पॉलिटिकल नॉमेनक्लेचर से सोशल नॉमेनक्लेचर बना, यस, लेकिन मध्य प्रदेश के समाज को इतनी गहराई से, आत्मीयता से और उसकी बारीकी से समझने वाला अगर पूरे मध्य प्रदेश में एक नेता है, सिर्फ एक नेता है, तो वो शिवराज सिंह। समझने वाला भी और बदलने वाला भी, क्योंकि चाइल्ड रेशो में अंतर दिखा। मैं तो बोल रहा हूँ बाकी लोग समझते भी नहीं है, कुछ हद तक कोई समझता है, इसके बाद मेरे हिसाब से तो शायद वो दिग्विजय सिंह समझते हैं। यस, बिल्कुल 100%। कमलनाथ को तो मध्य प्रदेश, कमलनाथ को कांग्रेस के लोग अपना नेता नहीं मानते थे साहब, जब तक विकल्प खत्म नहीं हो गए कांग्रेस में। दिग्विजय सिंह जनता को भी समझते थे, कांग्रेस को भी समझते थे, और आज भी कांग्रेस में इकलौते नेता है जो कांग्रेस को भी समझते हैं और जनता को भी समझते हैं। लेकिन जो आपने सेल की बात की थी उसके बाद प्रकाश जी, राजस्थान में हमने देखा, जो आपने सेल का जिक्र किया था और जो पैसे की हम बात कर रहे हैं, कि वहां पर पहले गहलोत ने कहा था 500 रुपये में सिलेंडर, बीजेपी ने कहा 450 मैनिफेस्टो, तो उन्होंने चुनाव के ठीक पहले जो मैनिफेस्टो लाया उन्होंने कहा हम 400 में देंगे। लेकिन मैं जब राजस्थान गया, तमाम सारी महिलाओं से बात हुई, वही कह रहे हैं कि 25 लाख की हम चिरंजीव हेल्थ स्कीम है, लेकिन वो कहा तब आप बीमार पड़ जाओगे। लेकिन आर्थिक रूप से संबल करने वाली कोई योजना अशोक गहलोत की नहीं थी, जिसका मुझे लगता है नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जो मध्य प्रदेश में हमने देखा, महिलाएं जो आर्थिक रूप से थोड़ी सशक्त हुई हैं, बहुत तो नहीं कह सकते इतनी कम राशि में, लेकिन जो सशक्त हुई है, ये एक बड़ा उदाहरण है। एक परिवार में 2-2, 3-3 महिला, हाँ, कई जगह 4-4, 5-5 को भी मिला है। एक्चुअली ये जो सशक्तिकरण वर्ड है ना, ये बहुत एनजीओ वाला, वुमेन एम्पावरमेंट, ये इसमें सशक्तिकरण नहीं होता भाई साहब, इसमें उसका आत्मसम्मान बरकरार रहता है, उसका स्वावलंबन थोड़ा सा खड़ा होता है कि वो एक छोटा सा भी निर्णय अपनी मनमाफिक बिना किसी से पूछे ले सकती है। नहीं तो उसको 50 रुपए भी खर्चा करने हो तो उसको हाथ तो पति के आगे फैलाना है। और कल्पना कीजिए कि वो पति किसी व्यसन में हो, शराबी हो, मजदूरी करके आए, बिल्कुल, तो वो 50 रुपए की भी उसको, और उस पति की आय भी इतनी नहीं है कि चुपचाप उसकी जेब में से निकाल ले, क्योंकि वो तो 150 रुपए तो रोज कमाने वाला ही है। इस बात की बारीकी को समझना, इसको चुनाव की धुरी बनाना, और यहाँ पे एक बहुत विचित्र टाइप की चीज हुई जिसको भी अपन चर्चा में लाना चाहूंगा मैं। जी बिल्कुल। अगर हम ये पूरा चुनाव भाजपा की दृष्टि से देखें तो उसकी एक धुरी लाडली बहना योजना बनी, दूसरी धुरी बनी केंद्र सरकार, मोदी जी एटसेट्रा, उसको मिला के। अगर आप लोकसभा और विधानसभा दोनों में वोट परसेंटेज पिछले 2 लोकसभा चुनाव का देखें तो 15% का वोट डिफरेंस आता है, बिल्कुल, 14 में भी और 19 में भी। मतदाता कितना भी गरीब हो, कितना भी पिछड़ा हो, कितना भी अनपढ़ हो, कितना भी आप उसे मूर्ख मानने की हिमाकत करें, जी, उसको पता है लोकसभा क्या होता है और विधानसभा क्या होता है। आप लोकसभा को के चुनाव में शिवराज जी की शक्ल दिखा के नहीं वोट मांग सकते, उसी तर्क से आप मोदी जी के नाम पे विधानसभा में वोट नहीं मांग सकते। वो हैं पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, उनका अपना ऑरा है, पूरी देश की जनता उन पे फिदा है, वो सब अपनी जगह है। लेकिन मतदाता को मालूम है कि मोदी जी तो यहाँ के सीएम नहीं बनेंगे। ये दिल्ली में हमने उदाहरण सबसे बड़ा, दिल्ली विधानसभा, बहुत सारे हैं। असल में क्या है, भाजपा की हालत वैसी हो गई है जैसे किसी कमजोर आदमी को पारस मिल जाए ना, तो वो कील दिखती तो उस पर भी रगड़ देते हैं, ताले पे भी, उसको पता नहीं इसका क्या कर सकता हूं मैं। नहीं, आप सोचो नगर निगम का चुनाव होता है तो मोदी जी लगा दिए जाते हैं। क्यों भाई? सही बात है। ये इससे पार्टी का कितना नुकसान हो रहा है, कितना ह्रास हो रहा है उसके सपोर्टर्स का, कि एक मोदी जी के नाम पे आप मोदी जी का ब्रांड खराब कर रहे हो। ब्रांड खराब कर रहे हो। खड़गे भी कह रहे थे 43 साल के इतिहास में पहला लीडर आपको ऐसा मिला है जो इस तरीके से कोई भी चुनाव आपको जिता के ला पा रहा हो। नहीं तो यही अटल जी और यही आडवाणी जी के बाद भी भाजपा वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी जहां मोदी जी के अंडर में। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उतने बड़े पारस को आप
कील पे रगड़ रहे हैं। हाँ, कील पे रगड़ रहे हो और चम्मच पे रगड़ रहे हो, आप उसको ब्रांड को खराब कर रहे निश्चित हैं। जी, मैं इसी में एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में यदि कोई राजनीतिक नुकसान होगा तो उसका एक बहुत बड़ा कारण सिर्फ यह होगा कि शिवराज सिंह चौहान को भीड़ में शामिल कर दिया, शिवराज सिंह चौहान को छोटा कर दिया और मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी को बड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मन में शिवराज हो सकता है, शिवराज के मन में मध्य प्रदेश हो सकता है, ये तो हम रेगुलर जानते हैं। लेकिन ये जो मोदी वाला फैक्टर है, मोदी के मन में भारत और भारत के मन में मोदी नारा अगर होता तो मुझे लगता है ऑलरेडी है। ये चुनावी प्रदेश का चुनावी मुद्दा कैसे बन सकता है? बिल्कुल नहीं और बन सकता। फर्ज कीजिए कि 2018 जैसा परिणाम आ जाए बिल्कुल कि 2 सीट से आप कम हो, तो क्या बोलोगे कि मध्य प्रदेश के मन में नहीं है मोदी जी? नहीं है, सही ऐसा बात थोड़ी यार, 58% दिए थे 19 में। सही बात है। तो ये मिसयूज है उस ब्रांड का। मैं ब्रांड के रूप में बोलूंगा, ये ऐसा है कि आपके पास सचिन तेंदुलकर जैसा बैट्समैन हो और आप उसको गली क्रिकेट में भी घुसा दो और क्लब क्रिकेट में भी घुसा टेस्ट क्रिकेट भी खिलवा दो। लेकिन बीजेपी का तो ये मानना है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, थोड़ी बहुत नाराजगी है, तो मोदी को मैदान में उतारने से वो दूर हो सकती है, कार्यकर्ताओं में जोश भर सकता है, जो निराशा आ गई हो। शायद यही वजह कि 14 सभाएं सर्वाधिक मध्य प्रदेश में की एंटी इनकम्बेंसी प्रदेश मोदी के खिलाफ भी होगी। अगर मोदी देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर मोदी के खिलाफ भी होगा और जो पूरे देश में होगा उसका कुछ प्रतिशत मध्य प्रदेश में भी होगा। बिल्कुल। तो वो तो बात बराबर है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी गलती की है। और एक और गलती ऐसा नहीं लगता आपको कि यदि हम कह रहे हैं कि जो मुकाबला बिल्कुल कांटे का है, जो एग्जिट पोल आ रहा है, बदलाव हो जाते बड़ी संख्या में, जो पहले से संभावनाएं जताई जा रही थी कि जो लोगों के प्रति नाराजगी है, विधायकों के प्रति नाराजगी है, मंत्रियों के प्रति नाराजगी है, उनके टिकट काट दिए जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को प्लस होगा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये यहाँ भी एक तरह से चूक कर गई या डर गई, कांग्रेस आगे निकलती दिखी इस वजह से? नहीं, इसमें और भी फैक्टर थे। इसमें एक फैक्टर की तरफ मैं आपका और ध्यान लाना चाहूंगा। हम सबने इस चुनाव को बहुत करीब से देखा है। अगर ये योजनाओं और प्रलोभनों को एक मिनट सोशल वेलफेयर को हटा दे तो मुझे ये बताएं कि इनमें से कोई भी सरकार आएगी वो प्रदेश के लिए क्या करने वाली है? आपको बताया किसी ने? भाजपा ने आपको बताया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रदेश के डेवलपमेंट में क्या करेंगे? कांग्रेस ने बताया क्या? ये मतदाता की हार है। इस जगह इस पॉइंट पे आके मतदाता की हार हो जाती है। पर ये मुझे लगता है कि हर बार ऐसा होता है कि जब घोषणा पत्र जारी होते हैं उसके अंदर मूल चीजें जो है वो नहीं होती और होता कुछ और है। वो खाली लिखने के लिए ना, लिखने के लिए, आम यस। जनता तक तो वो बात भी नहीं पहुंची। आम जनता तक वो बात भी नहीं 100 पहुंचती पॉइंट है। लिखे होंगे सही बात। उसके अंदर वो उनको आपने ही नहीं बनाया चुनाव का मुद्दा। बिल्कुल 100% आपने भी उसको चुनाव का मुद्दा नहीं बनाया। तो वो मतदाता क्या करेगा जो इन प्रलोभन से, इस लाभों से, इस सोशल वेलफेयर से कटा हुआ है? सही बात भाई, लोकतंत्र का मजा तो यही है ना कि एक पढ़ा लिखा आदमी, एक अनपढ़ आदमी, बहुत संपन्न आदमी, बहुत गरीब आदमी, सबके पास एक ही वोट है। हाँ, और नतीजे पे पहुंच जाते हैं मिलकर। सही बात। और वो सब इम्पोर्टेंट है, पढ़ा लिखा आदमी भी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल अनपढ़ आदमी भी इम्पोर्टेंट है। तो वो वर्ग जो जिसका खाली ये सबसे बड़ा लायबिलिटी है कि वो थोड़ा पढ़ा लिखा या संपन्न है, उसके लिए देने को कुछ नहीं है सरकारों के पास या पॉलिटिकल पार्टीज के पास। ये वो दिशा है जिसमें आगे जाके चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इनको बहुत बड़ा चुनौती झेलनी पड़ेगी। ये खाली समाज में अभी नीचे के लेयर पे ये चर्चा में आ रहा है, लेकिन उस वर्ग के पास कोई विकल्प भी तो नहीं है। हाँ, नहीं है ना, इसलिए तो सामाजिक परिवर्तन, पॉलिटिकल परिवर्तन रातों रात कभी भी नहीं होते। बिल्कुल, बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन 15 साल में होगा जी। लेकिन जो ब्रजेश ने जिक्र किया जिस समाचार पत्र का, वो ये बता रहा है कि जो वोट स्विंग है जी, वो बीजेपी -5 हो रही है, कांग्रेस +6 हो रही है। तो फिर तो 6 जो सीटों का अंतर है वो कहाँ जाना चाहिए फिर? अगर बीजेपी -5 हो रही है और कांग्रेस +6 हो रही है तो कांग्रेस की 150 सीट आनी चाहिए। बिल्कुल, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये फिर ये इतना क्लोज कॉन्टेस्ट तो हो ही नहीं सकता नहीं, फिर। इसका कोई मीनिंग नहीं है इस बात का। इसको तार्किक रूप से या मैथमेटिकली आप समझाएं, 115 और 120 15 सीटों का डिफरेंस है। ऐसा संभव नहीं है।
वही तो कह रहा है। और फिर BJP ये होता में तो कितनी फिर सीटों का अंतर वो किया उन्होंने? पिछली बार हमारा आधे % का डिफरेंस था, पॉइंट पॉइंट समथिंग आधा, है ना? yes, बिल्कुल। उसको उससे 10 गुना ज्यादा वोट अगर कांग्रेस को मिल रहे हैं और भाजपा को कम हो रहे हैं, तो आप कल्पना कर लो सीटें कहाँ जानी चाहिए फिर। सही फिर बात। तो वो 2003 रिकॉर्ड होना चाहिए 23 में। भैया मैं बोल रहा हूँ ना, मिनिमम आपकी 150 सीट आनी चाहिए कांग्रेस की, अगर वो कैलकुलेशन 6% का अंतर बता रहे हैं। 6% का डिफरेंस, 6% का अंतर तो बहुत ज्यादा हो गया। 3% में स्लाइड शुरू होती है सर, 6% में तो तूफान। 2014 मध्य प्रदेश का 2003 और 13 ये परिणाम आते या हैं, गुजरात सही बात, या गुजरात ये गुजरात। परिणाम आते हैं, सही बात। या यूपी वाला 325 योगी जी का पहला वाला चुनाव 325 बिल्कुल। ऐसे परिणाम तब आते हैं। उन्होंने रिपीट ये, किया था 322। मुझे तो इसमें कैलकुलेशन पे थोड़ा संशय है कि इसके अंदर कितनी तथ्यात्मकता छिपी है। मुझे लगता है लेकिन कि मध्य ये जो प्रदेश से एक- जुड़े जो 6 एग्जिट पोल है उसमें 4 में बीजेपी को बहुमत दिखा रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि मैं एमपी के पोल हैं ये क्यों मानूं? Yes, पोल तो पोल है, बिल्कुल हम सब राजनीतिक सिस्टम भी समझते हैं, एमपी का पोल तो मैनेजेबल भी हो सकता है। बिल्कुल। जब Yes. देश के ही हो जाते हैं तो एमपी के कहाँ लगते हैं? वो प्री मैं पोल तो आपकी- वही होता है, प्री पोल तो फुल और मैनेज होता है। अभी हम लोग बाहर बैठे थे तो हमने देखा जनविक की बात का जो पोल, उसमें कांग्रेस में वेरिएशन है 113 से 100 भाजपा में 103 से 100 123। से 123 और 102 कांग्रेस का से 102 से 125। 223। हाँ। अरे भैया तुम 10% का स्विंग बता रहे हो और सीटों में उनके 20 होते और मेरे 200 होते तो मैं मान सकता हूँ इतना डिफरेंस होता है। सीटें तुम्हारी आजू बाजू है 10-15 के डिफरेंस में, और डिफरेंस 10% का है। 10% में तो पूरा चुनाव खत्म हो जाता है। सही बात। जब 3% पे डिसाइसिव मैंडेट होता है तो 10% पे क्या होगा? और ऐसा भी नहीं है कि उसमें आपके 20 उम्मीदवार 1-1 लाख से जीत में गए तो और आधा और 1% में भी सवाल हो ही रहा नहीं है। उठता ये। मैं ऐसा मानूंगा कि ये चुनाव की कोई बेसिस नहीं है ये तो जैसे ये तो मुझे एग्जिट मतलब पोल हो गए। आपने टेबल भी पे ये बैठ के चुनाव लगाया हुआ अंदाज है। आपने भी ये चुनाव बहुत नजदीकी से देखा है, मध्य कई प्रदेश चुनाव के देखे आपने मुद्दे मध्य देखे हैं प्रदेश के। आपने। मैं ताजा इस चुनाव की बात कर रहा हूँ, आपका आकलन क्या कहता है कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो लगभग उनमें आसपास ही हैं, या आप इससे अलग कुछ अपने विचार रखते हैं? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि खाली मेरा अनुमान है कि हमारी 125 से 130 सीटें भाजपा को मिलेंगी, 4-5 सीटें शायद प्लस सपा माइनस भाई। बसपा में चली जाए, बाकी कांग्रेस के खाते में जाएंगी। ये मेरा अनुमान है। मतलब बीजेपी की सरकार बन रही है। हाँ, मध्य प्रदेश और और में मध्य मुझे प्रदेश में लगता है कौन कि से BJP मुद्दे सरकार प्रभावी है। रहे? एक लाडली बहना की बात करें तो जो शिवराज जी भी बार बार कह रहे हैं कि कांटे बिछे हुए थे, कोई मुद्दा ही बहनों ने नहीं निकाल रहा। दिया। चुनाव में कोई ऐसा इफेक्टिव मुद्दा ऐसा मुद्दाविहीन चुनाव मध्य प्रदेश में मैंने पिछले 20 साल में नहीं देखा। तो इसकी Completely इसकी मुद्दा वजह नहीं। क्या देखते हैं? विपक्षी कमजोरी के कोई मुद्दा नहीं बना पाई? हाँ, भाई देखिए स्पष्ट है। 2003 में हमने 20 साल की सरकार के अगेंस्ट आप खाली अपनी व्यक्तिगत कुंठा का इजहार कर रहे हो, वो मुद्दा नहीं है। आपको क्या है, शिवराज जी को या मामा मामा बोल के उनको जलील करना, उनका मजाक उड़ाना, ये कोई कैंपेन नहीं होती है। ये तो एक तरह से प्लस लेकिन में इससे गया, असर भी डाला होगा इसमें चुनाव में। बल्कि थोड़ी जब ये अति होती है ना, तो उनके समर्थक जो खुद भी थोड़े थक गए थे शिवराज जी को देखते हुए, वो अच्छा ही तो अच्छा। हमारे लीडर को इतना 1 बार 2 बार 3 बार 3-4 बार तक तो वो बोलता है हाँ यार बहुत हो गई है मामा की, 4थी-5वीं बार से बोलता है ये बाहर वाला आ गया अपने आदमी को मारने, तो उठ के खड़ा हो जाता है। आप पार्टी को और वर्कर को बारूद दे देते हो लड़ने के लिए। ये कोई कैंपेन नहीं है, इसको कोई मैनेजमेंट नहीं बोल सकते आप बोले कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनावी प्रबंधन किया, सी ग्रेड, एकदम सी ग्रेड। तो ये बार बार जो ये कांग्रेस मतलब कह रही अगर थी कि जनता चुनाव लड़ रही, जनता चुनाव अगर से आप वही देखेंगे ऐसा मनोज, तो मामा भी कह रहे हैं कि जनता जनता ने चुनाव लड़ रही। बोलने को जब- तो कुछ भी बोल। जब आप देखेंगे कि 2003 में हमने देखा था तो उस चुनाव में मुद्दा था सड़क, पानी, बिजली मैं का एक और इशू चीज था। आपको बताता जब वो हूँ, बंटा ढार का मनोज जी, नारा आपने रचा था कि मैंने भी बहुत लोगों से बातचीत की इनफॉर्मली फॉर्मली इस चुनाव में। मध्य प्रदेश का मानस एक छोटे से एग्जांपल में आपको दिख जाएगा। चुनाव की धुरी शिवराज सिंह चौहान पे, बिल्कुल यस, चाहे वो उनके फेवर में हो चाहे चाहे उनके अगेंस्ट विरोध में में हो। हो। आप बात करो आदमी से, नहीं मामा को नहीं देंगे,
मामा को बदलना है, मामा को ही देना है। धूरी तो वही आदमी था, अब आप उसको एक्सेप्ट करो या मत करो, ये आपकी प्रॉब्लम है। बाद में चिट्ठी लिखना पड़ी आपको? आप वो सब मतलब- राजनीतिक मैटर है। किसी आदमी ने ये नहीं बोला कि कमलनाथ को ही होना चाहिए साहब मध्य प्रदेश तभी तरेगा। ये नहीं बोला, किसी ने ये नहीं बोला कि कांग्रेस आएगी तभी मध्य प्रदेश की तकदीर बदल जाएगी। कांग्रेस को विकल्प के रूप में ट्रीट नहीं किया गया। उनका जो कोर वोटर है, जो उनके साथ था, वो कुछ अंश उसका अभी भी होगा हमेशा की तरीके, और होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति में दूरियां होनी चाहिए, विकल्प होने चाहिए। लेकिन वो विकल्प आपको कमाना पड़ता है। कांग्रेस का पूरा अभियान इस चीज पे था कि इन्होंने बहुत गड़बड़ करी, तो भैया तुमने क्या किया? तुम क्या वादा कर रहे हो? हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, भला वो तो सब दे रहा है ऑलरेडी अगला आदमी, तो आप क्या नया कर दोगे उसमें? इसके बाद उनकी कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ पे एक मजेदार चीज है, 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो सरकार में आते से एक तो किसानों का कर्ज माफ करेगी, प्लस एक वादा और किया था कि 5 रुपए डीजल पे और 5 रुपए पेट्रोल पे सरकार में रेट कम कर देंगे। तो सरकार में आते से उन्होंने 5 रुपए डीजल पे 5 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा दिए थे। ये हिमाचल में भी देखा हमने। तो मुझे लगता है कि ये जो चुनावी वादे होते हैं, अब जनता से करें, अब जनता उनको कितना मानेगी, कितना याद रखेगी। ये तो चूंकि हम पत्रकार हैं तो मुझे इसलिए याद आई ये बात। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे लगता है कि होती रहती है। अब जैसे 1250 को उन्होंने कहा कि हम 3000 कर देंगे, तो मान लो शिवराज जी सरकार में लौट के आ गए, तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 2 साल तक तो 1250 रुपये महिलाओं को मिलेंगे। नहीं, लेकिन वो रोड मैप बताते हैं कि आगे हम महिलाओं को लखपति कैसे बनाएंगे। जिस तरह से हम स्व सहायता समूह को देखते हैं, उस तरह से रोजगार से लगाएंगे। महिला स्व सहायता समूह में बहुत अच्छा काम हुआ है निश्चित तौर पे। लेकिन प्रकाश जी, मध्य प्रदेश में तो हम देख रहे हैं शिवराज जी का चेहरा भी है, यहाँ विपक्ष उतना नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो कह रहे थे भूपेश है तो भरोसा है, एक तरफा हो रही है। वहां भी बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था। फिर मुकाबले में यदि आप कहते हैं कि मोदी जी को नहीं उतारना चाहिए, तो छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी अचानक इतनी जंप मार गई? क्लोज फाइट में अभी बीजेपी के कोर वोटर को आप क्यों ना कर देते हो? मैं एक काल्पनिक परिदृश्य रखता हूं आपके सामने कि मान लीजिए बीजेपी में कोई वो नेता नहीं हो, अमित शाह नहीं हो, मोदी जी नहीं हो, शिवराज जी जैसे लीडर नहीं हो, उसके नीचे के स्तर के लीडर जो है उनके हाथ में लीडरशिप आ जाए, तो भी 32-33% वोट तो मिलेगा। जो कांग्रेस में हम देख रहे हैं, जो कांग्रेस में अभी आज उतना वोट तो है ही सही ना, बिल्कुल 55 सीट में भी मिल रहा है। हाँ सही बात। वोट शेयर तो उतना ही उनका। कोर वोटर है ही ना, वो तो भाजपा के कोर वोटर। भूपेश बघेल आ जाएंगे तो भाजपा का कोर वोटर बदल के कांग्रेस ही नहीं हो जाएगा। ब्रजेश में वो तो तब से वोट डाल ये तो बल्कि उल्टे ये सोचना चाहिए था कि अगर बीजेपी में कोई लीडरशिप नहीं थी और उसका कोर वोट उसके साथ इंटेक्ट है, तो भूपेश बघेल का फेल्यूर माना जाए इसको। उसमें एक चीज और भी है, वो तोड़ना मतलब भूपेश जी के बस की बात नहीं इतनी जल्दी। छत्तीसगढ़ की बात जो पूछी है उसमें एक चीज और भी है कि पिछले चुनाव में 15 साल वहां पे भी सरकार को हो गए थे और बीजेपी का जो कार्यकर्ता था वो उदासीन हो गया। वो खुद भी उदासीन हो गया था। उसका कारण ये था कि कार्यकर्ताओं के साथ जो व्यवहार आमतौर पे बीजेपी में होता है सब जगह लगभग एक सा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे उस कारण से जो है वो ये चीज़ हुई कि कार्यकर्ता नाराज था। तो इस चुनाव में क्या हुआ कि 5 साल जब सत्ता से बाहर रह गए तो वही कार्यकर्ता चार्ज हो गए वापस से सत्ता में आने के लिए, इसलिए वो बदलाव दिख रहा है। वोटों का जो परसेंटेज वहाँ पे बढ़ रहा है, जो ताकत से लड़ती हुई दिख रही है, तो उसका एक कारण यही। ऐसे ही उल्टे हम मध्य प्रदेश में देख सकते हो कि मध्य प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा पार्टी की हार की कामना यदि कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ठगा हुआ कार्यकर्ता है। वो कार्यकर्ता निश्चित तौर पे, और जो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव चाहते हैं वो कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो मुझे लगता है अगर बीजेपी को नुकसान होगा तो उसमें एक फैक्टर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी होगा। लेकिन उस कार्यकर्ता ने प्रकाश जी वो 15 महीने भी तो देखे कमलनाथ के, जब उसके साथ जो उसके नेताओं के साथ क्या हुआ है। मैं वहाँ पे 5 साल देखे, यहाँ पे 15 महीने देखे, दोनों चीजों में अंतर है ना। 15 महीने नहीं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में उन्होंने 5 साल देखे, वो यहाँ पे सिर्फ 15 ही महीने देखे, बाकी 3.5 साल फिर वही देखा। तो मुझे लगता है 15 माह में कार्यकर्ताओं के साथ वैसा नहीं गुजरा जो नेताओं। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन हुए, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे सशक्त भारतीय जनता पार्टी मानी जाती थी, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो परिवर्तन हुए, जिस तरह से नए लोगों को लाया गया, पुरानों को एक तरफ छांट दिया गया, तो वो उन सारे जो क्लैशेस हैं
उनका भी कोई असर भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में भुगतना पड़ सकता था या पड़ सकता है। लेकिन अगर वो किसी चीज़ से तर रही है तो वो तारने वाला भी शिवराज सिंह चौहान है और शिवराज सिंह की योजना है, शिवराज सिंह का चेहरा। तो मतलब इस चुनाव में कह सकते हैं जो भी नाराजगी रही होगी, जो एक्स फैक्टर है वो डब्लू है, वुमेन, बहुत बड़ा वुमेन के साथ वी भी है, वो विचारधारा का है, विचारधारा जिसकी बात करना पार्टी भी अब जरूरत नहीं समझती। उनको भी लगता है इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये तो कहाँ जाएगा, का म्यूजिक है, ये बजेगा। लेकिन भैया ये म्यूजिक तब भी बजता था जब कोई नेता नहीं होता था, तुम्हारे सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं होती थी, तब भी ये म्यूजिक बजता था और इसके पीछे 30% लोग खड़े होते थे। आज भी बजेगा, आज भी बजेगा। केंद्र भूल जाए, संगठन भूल जाए, ये विचारधारा का लेना देना वोट से नहीं है। लेकिन वो लेकिन इसी विचारधारा का व्यक्ति निकल के दूसरे दल में भारतीय जनता पार्टी का जो मातृ संगठन है आरएसएस, वो इस चीज को नहीं भूलता। इसलिए आप देखेंगे कि सनातन का इश्यू भी जो है जनता के बीच में जोर से जाता है। राम मंदिर के लिए तो पीले चावल ही भेज रहे हैं, वो भी इस चुनाव के बीच में ही चालू हुआ है, तो पीले चावलों के कलश पहुंचे हैं। सनातन धर्म की बात हुई है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं मतदाता के लिए उस जो विचार है उसको दृढ़ करती है। लेकिन जो दूसरी विचारधारा के लोग आ रहे हैं पार्टी में, तो इससे कहीं ना कहीं जो विचारधारा के लोग हैं बीजेपी के, उनको तो फर्क पड़ता होगा, नाराजगी आती होगी कहीं ना कहीं। देखिए ये बहुत बड़ी डाइकोटॉमी है। राजनीति के का मूल सिद्धांत है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, है ना। अपने आप को परिष्कृत करना राजनीति नहीं होती कि सबसे प्योर भारतीय विचारधारा वाले पार्टी में होंगे, बाकी सब बाहर हो जाए, तो राजनीति छोड़ दो। पार्टी विद डिफरेंस के साथ आप कभी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाए। तो पार्टी विद डिफरेंस के साथ आपका पूरा पार्टी विद मूल हिंदुत्व या सनातन आप मान लें, उसके ऊपर डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिवनेस, एग्रेशन। आज आप भारतीय सेना के साथ क्या कर रहे हैं, अमूलचूल चेंजेस, वो लोगों को नहीं पता है। लेकिन लोगों को पता है पाकिस्तान को 2 बार घुस के ठोका मोदी जी ने, ये उसका जो समर्थन, दैट इज द डिफरेंस। उससे जो समर्थन आता है वो पॉलिटिकल समर्थन है। वो आदमी सनातन ही नहीं है जो ठोकने की वजह से प्रसन्नों को जोड़ रहा है, लेकिन वो भारतीय है। जो सनातन वाला है, नड्डा जी का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कह दिया था हमारा केसर दिया से कोई लेना देना नहीं है। अब वो गलती से बोल गए कि सोच समझ के बोला कि किसी के निर्देश पे बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका जो बैकलैश था, जो सनातन वर्ग का समर्थक है, उसकी नजर में नड्डा जी का राजनीतिक कद खत्म हो गया, खत्म हो गया। उसको आप पुनर्स्थापित नहीं कर सकते, जिस तरह अडवाणी जी का हो गया था, हमने देखा जिन्ना की मजाक पर एक वर्ग है जो बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, उसके लिए सनातन मुख्य मुद्दा है। आगे पीछे कुछ नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए जो मैंडेट बनता है 30-32% का आपका सनातन और हिंदुत्व वाला वोटर, उसके ऊपर प्लस 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 प्लस। आप 14 का चुनाव देखें, 14 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को डेवलपमेंट के मसीहा के रूप में जितने वोट मिले उतने ही वोट इस रूप में भी मिले। अगर आप वो वाला साइड उनका खत्म कर देते थी तो कोई गुजरात की सक्सेस स्टोरी नहीं है, बिहार जैसा है लेकिन हिंदुत्व के बहुत बड़े नेता है, तो नहीं पाते आपके। जैसे छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा होती है कि बहुत बड़ा मॉडल है, हाँ बस वो छिंदवाड़ा मॉडल है, तो वहाँ घर में बस। कांग्रेस तो जहाँ पे थोड़ी सी सफल हो जाती तो पहले उन्होंने कहा छिंदवाड़ा मॉडल, कर्नाटक में जीत गए तो इस बार उन्होंने कर्नाटक मॉडल पे चुनाव लड़ा, वो वही गारंटी। एक राहुल गांधी मॉडल चल रहा है, एक शिमला में चुनाव जीत गए तो हिमाचल का मॉडल उन्होंने कर्नाटक में अप्लाई किया। तो मुझे लगता है कि वो तो जहाँ जीत जाते हैं वही मॉडल आगे सक्सेस हो जाता है उनके लिए। कूटनीतिक अपंगता की पराकाष्ठा है ये कांग्रेस के अंदर कि एक यात्रा सफल हो जाए तो पूरी राजनीति उस पर केंद्रित हो जाती है। पूरी राजनीति जोड़ो यात्रा जिसका कोई औचित्य भी नहीं था कि भारत टूट नहीं रहा था कहीं, राम मंदिर आंदोलन बना लिया, उसमें कुछ लोग आ गए तो उसको राष्ट्रीय विकल्प बना दोगे आप राम रथ यात्रा देखो, बोले नहीं बोले अपन तो बांध के कुछ हो जाते हैं। नहीं, आप राम रथ यात्रा देखो, आडवाणी की पूरे राजनीति का इतिहास भूगोल सब बदल दिया था उसने, और मतलब वो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वापस 2 से 130 के बाद यहाँ पे पहुंची। और इसी के साथ ये भी बोलना उतना ही जरूरी है
2012-13 में जब उन्होंने अपनी अंतिम वाली यात्रा करी, उसको 0% 0% भी सफलता नहीं मिली। वो भी वही आदमी था। सही बात है। जो हमने अन्ना हजारे का देखा दिल्ली और आदमी जोड़ता बम्बई, है, मुद्दे जोड़ते हैं। सही जो बात। हमने तो अन्ना कांग्रेस हजारे ने देखा अपना स्टैंड चेंज किया है नीतीश जी, सनातन की तरफ गए, कमलनाथ जी कथाएं भी कराई हैं। इसका कुछ मध्य प्रदेश के चुनाव पे असर देखते हैं आप? या लोगों ने खारिज कर दिया कि बस ये तो चुनावी हिंदू हैं? इसको मेरे को लगता है जनता ढोंग के रूप में देखती है कि जब तुम्हारे को सत्ता से बाहर रहते रहते इतनी तकलीफ होने लगी कि सांस नहीं आ रही है, तब तुम्हें राम जी याद आ रहे हैं, वो वनगमन याद आ रहा है। जब तक सत्ता में थे तो तुम उसामा जी करते थे और आरएसएस ने बम्बे स्फोट की साजिश बनाई, ये सब करते थे। राम काल्पनिक है, राम सेतु जो है वो आप नहीं है। अपना मूल स्टैंड नहीं बदल सकते राजनीति में। आपने अगर सेक्युलरिज्म डिसाइड करा था, किसी भी कारण से किया हो, सही था गलत था, तो आप अब सोचो कि मैं उसको बदल लूंगा और आप हर जगह बोलो मैं तो हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति लगाई। भाई तेरी मूर्ति का व्यक्तिगत हम क्या करेंगे? तेरे साथ जो लोग हैं वो तो यही करते हैं ना। जो गलती तेरी साथ जिन्ना के बाजार में जाके अडवाणी ने कर गाय काट दी रहे थे कैमरे उस उम्र में विचारधारा बदलने का दक्षिण प्रयास। में, सही बात। केरल में वो काटना क्यों जरूरी था? वो काटने तुम्हें उससे गाय से मतलब नहीं था, तुम्हें हिंदुओं को अपने अंगूठे के नीचे दबा के दिखाना था कि हम ये कर सकते हैं, इसलिए तुमने वो होने दिया। तो ये लोग कोई भूलने वाला नहीं है। और लाख सफाई दे दो और आप लाख हनुमान जी की मूर्ति बना लो, हनुमान जी भी माफ करने वाले नहीं है इन सब हरकतों पे। इस पूरे चुनाव में जो दिग्विजय सिंह की चुप्पी रही उसको कैसे देखा जाए? पिता के रूप में बाप बेटा इस बेटे से नाराज होकर जो चुप हो जाता है, नहीं। पिता गुस्से में लकड़ी लेकर निकल जाता है। नहीं, एक बहुत परिपक्व कूटनीतिक रूप से सक्षम, परिपक्व गजब का कूटनीतिकार व्यक्ति परिपक्व जब अपने बेटे की राजनीति की यात्रा तय कर रहा हो तो बहुत सारे कदम आप इस दृष्टि से देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। नहीं, मैं तो केवल दर्शकों के लिए बड़ा, क्योंकि पिछले ये भी चुनाव में हमने दर्शकों देखा के लिए, ये कि भी संघर्ष से पंगत। ये भी दर्शकों के लिए ही है। लेकिन निशित जी आपने कहा कि राष्ट्रीय 73 मुद्दे साल के कल्पनाथ जी 5 साल के लिए अगर सीएम बन जाएंगे तो वो 5 साल जयवर्धन सिंह की करियर में से ही कम होंगे ना। निश्चित सिर्फ तौर पर। पूरी कहानी इतनी सी और है। अभी सरकार नहीं बनती है तो उनका आगे पका हुआ माल मिलेगा। हाँ, पका हुआ माल मिलेगा। 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, नहीं तो आप 10 अभी साल 20 हाँ। की थी। अगली बार 25 की होगी। भाई कमलनाथ जी तो रिटायर हो जाएंगे ना, इस बार नहीं बने तो कि अगली बार भी आएंगे खेलने। और इस बार बन गए तो अगली बार मौके कम हो 80 जाएंगे। साल के खड़के आ सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के। नहीं, अगली बार मौके कम हो जाते हैं ना, जिस तरह से कांग्रेस आ की जाए तो राजनीति ठीक है। है, 5 साल पेट का आज नहीं खा पाया तो तब खा लेंगे। लेकिन फर्क तो अल्टीमेटली कांग्रेस का भविष्य मध्य प्रदेश में कहाँ टिका हुआ है? सही बात है। अब किन आने नेताओं वाली के पीढ़ी बीच में टिका हुआ है? आप नेक्स्ट जनरेशन के नेताओं की जब गिनती करें और उनका आकलन करें कि इसमें अग्रिम पंक्ति में कौन आ सकता है और कौन लीडरशिप संभालने वाला मादा दिखता है आपको, तो वो 3-4 ही नाम लेकिन हैं। मुझे लगता है उन निशित जी 3-4 में एक आपने जो चिरंजीव कहा है। दिग्विजय सिंह के लिए जो कमेंट किया कि पिता, सेम भूमिका में कमलनाथ भी पिता हो। कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा के उम्मीदवारों की घोषणा नकुलनाथ करेंगे, तो वाकई में वो नकुलनाथ ने पहले घोषणा की, उसके बाद में सीडब्ल्यूसी से उनकी लिस्ट बिल्कुल, जारी सोन वाल्मीकि से लेके तमाम सारे कैंडिडेट उन्होंने डिक्लेयर किए। मतलब तो मुझे लगता है कि वो वहाँ पे भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में भी एक प्रतिद्वंदिता बेटों को लेके ही है। भाई, ऐसा है कि कमलनाथ मेरे हिसाब से कभी पूरे मध्य प्रदेश के नेता नहीं बन पाए। वो छिंदवाड़ा के नेता थे जो बाकी मध्य प्रदेश में भी आते थे और उन्होंने बनने की कोशिश भी नहीं की। और 15 माह में भी कोशिश प्रदेश करते हुए में नकुलनाथ की भी नहीं दिखी। और नकुलनाथ की ने भी कोई ऐसा प्रयास करते हुए नहीं देखे कि वो मध्य प्रदेश के सर्वमान्य नेता के रूप की दिशा में बढ़ रहे। खबरें तो बीच में ये आने लगी थी कि उनकी बहू प्रिया नाथ को नकुलनाथ की जगह चुनाव लड़ाया जा सकता है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता साहब, नहीं, खबरें आ रही थी। अब खबरों का व्यापार आप लोगों का है, आप तय करें। तो नसीब जी आपने एक और जिक्र किया था, छोटा सा कमेंट्स, के मध्य प्रदेश के चुनाव हो या निगम के चुनाव हो, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं चलते। लेकिन आपकी जो बातों से निकल कर आया, कहीं ना कहीं साइलेंट रहता है ये मुद्दा, चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा भी रहा हो, चाहे सनातन का भी रहा हो, ये वर्ग एक अलग काम करता है। बिल्कुल रहेगा और हमेशा रहेगा ना। आपकी पहचान के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो पार्टी की पहचान के साथ जुड़े हुए हैं, तो लोग हमेशा उसमें समर्थक वर्ग तो वही देखेगा उसके अंदर। निश्चित तौर पर। भाई इतना बड़ा राम मंदिर बन रहा है आज, उसका क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं है? बिल्कुल है।
और एक चीज और कही जाती है कि ये सेमीफाइनल है, मतलब लोकसभा चुनाव आएंगे 4 से 6 महीने बाद, तो ये चुनाव के जो 5 राज्यों की हम बात कर रहे हैं, कुछ असर डालेंगे उस पर? डाल सकते हैं, मैं नहीं कह पाऊंगा कि किस हद तक, लेकिन संभावना है। एक मतदाता का मूड तो बनता ही होगा, जिस तरह से मोदी जी ने, हमने देखा है पूरी 40 सभाएं की हैं, उनमें 14 मध्य प्रदेश में की थी। तो मोदी जी जो गए हैं और उन्होंने जो अपने भाषणों में कहा है, जैसे केंद्र की योजनाओं की बात करें या राष्ट्रवाद की बात करें, जो मुद्दे उठाए हैं, देश के मुद्दे उठाए, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं के माइंड में तो रहते होंगे। बिल्कुल रहते हैं और रहने भी चाहिए। कॉम्बिनेशन है, आप उसी पार्टी से तो जुड़े हैं ना, आप उसी पार्टी का ब्रांड लेके तो मध्य प्रदेश में खड़े, वो तो रहेगा। लेकिन खाली उन मुद्दों के ऊपर प्रदेश का चुनाव हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि मतदाता उसको स्वीकार करता है। लेकिन जब प्रदेश के कोई असल मुद्दे ही ना हो, उन पर चर्चा ही ना हो रही हो, तो ये मुद्दे भी असर करते ही होंगे ना। तो जब हम किसी एक मुद्दे पर नहीं गए, मध्य प्रदेश के चुनाव देखें, या तो फ्री वीज पे गए या राष्ट्रीय मुद्दों पर गए, तो जिन मुद्दों की हम देख रहे हैं कि विपक्षी दल भी बात कर रहा है, सत्ता पक्ष भी बात कर रहा है, पीएम भी बात कर रहे हैं, तो फिर उन्हीं मुद्दों पर तो मतदाता को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किसके साथ जाएं। हमारे साथ जुड़ गए हैं राज्य मंत्री हैं शैलेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैबिनेट मंत्री हैं आप। शर्मा जी, एग्जिट पोल के नतीजे या एग्जिट पोल जो आ रहे हैं सामने, हम देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाती भी दिख रही है और ज़्यादातर में असमंजस की स्थिति है। छत्तीसगढ़ में जहां आप पीछे थे, वहां कांटे के मुकाबले में आ गए। कुछ एग्जिट पोल कह रहे हैं कि आप सरकार बना भी सकते हैं, और अधिकांश कह रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बरकरार रहेगी। मध्य प्रदेश में जो परिणाम आ रहे हैं या जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मध्य प्रदेश में सत्ता में आप बरकरार रहेंगे, या जो एग्जिट पोल कह रहे हैं कि कांग्रेस भी आ सकती है? हाँ ब्रजेश जी, धन्यवाद। तो आपने, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों राज्यों के, क्योंकि हम एक ही राज्य हुआ करते थे, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, दोनों से संबंधित जो भी जानकारी एग्जिट पोल्स में आ रही है, अभी तक मैं बाकी चैनल्स पर भी देख रहा था, दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले, पिछले इलेक्शंस के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ये एग्जिट पोल का जो अनुमान बता रहे हैं, उसके आधार पर ये मैं कह सकता हूँ। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, तो 150 प्लस कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये न्यूज 24 और टुडे चाणक्य का सर्वे बता रहा है आपको, सर्वाधिक उम्मीदें दी है, एक तरफा 151। इस पे आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए आश्चर्य। दो बातें हैं, अभी आपने चर्चा पहले भी की होगी। प्रमुख बातें, चुनाव में जो होता है, राज्य के चुनाव में राज्य से संबंधित मुद्दा, और दूसरी बात विपक्ष जो है वो क्या कर रहा है और किस तरह चुनाव लड़ रहा है। यहाँ दोनों बातें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी इस चुनाव में। राज्य से संबंधित ऐसा नहीं है कि कोई मुद्दा, आप जो कह रहे हैं कि राज्य में कोई मुद्दा नहीं था, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मुद्दे थे राज्य में, राज्य से संबंधित मुद्दे थे। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में परफॉर्म किया है, केंद्र की योजनाओं को धरातल पर तरीके से पहुंचाना, मध्य प्रदेश की सरकार ने उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करके पहुंचाना और उसको प्रभावी तरीके से लागू करना, इसका असर दिखता है, इसका असर समझ में आता है। और दूसरी बात रही, जो मैंने दूसरी बात कही कि विपक्ष किस तरह चुनाव लड़ा, तो विपक्ष ने, कांग्रेस ने कैसा चुनाव लड़ा ये सबने देखा। किस तरह से बिखरी कांग्रेस, किस तरीके से 150 से ऊपर उम्मीदवार कांग्रेस के पास, 230 सीटों पर उम्मीदवार ही लड़ने लायक नहीं थे, ये सबने देखा। तो ये सब दिखता है, दोनों चीजें मिलकर के 150 से प्लस भी हम जाएंगे तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन जब कांग्रेस को आप इतना कमजोर मान रहे हैं, तो फिर भी वो मुकाबले में है, हम देख रहे हैं। दैनिक भास्कर का सर्वे बता रहा है 95 से 115, कांग्रेस को 105 से 120 दे रहे हैं। जन की बात में तो 102 से 125 दे रहे हैं उनको। देखिए, मैं एक बात कहूँगा ब्रजेश भाई, मुझे इन सारे जो भी एग्जिट पोल के जिन भी एजेंसीज ने किए हैं, कोई वोट शेयर तो बताए कि वो वोट शेयर क्या अनुमान कर रहे हैं। देखिए, सीटों का अनुमान, ये तो अनुमान है, अनुमान उन्होंने किस तरह से इंटरप्रेट किया होगा, उनके एनालिस्ट बैठे होंगे, उन्होंने क्या, उनके पास फीडबैक आया, डाटा आया, उस डाटा का एनालिसिस बना करके उन्होंने सीट पर पहुँचे। मुख्य बात है वोट शेयर। अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मध्य प्रदेश के वोट शेयर में अगर 4% का अंतर दिख रहा है, तो आप मान के चलिए हम 150 पार जा रहे हैं। अगर वो अंतर 2% के आसपास है, तो हम 30-35 सीटें कांग्रेस से अधिक होंगे। ये अनुमान है। ये अब आप वोट शेयर क्या है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन उनको जब देखेंगे
डिटेल में आएगा और तो वोट उस तरह पिछली पहुंचेगी। बार से 2.25% वोट ज्यादा पड़ा है। हाँ। तो वोट से शेयर में जो अंतर आएगा वो भी मुझे लगता है इस बार ज्यादा होगा। बिल्कुल। पिछली तो फिर बार तो भी एक अगर तरफा होगा ना, या तो बीजेपी को कांग्रेस को 1% उतनी सीटें आधा मिलेगी जितनी परसेंट शैलेंद्र जी ज्यादा कह रहे हैं, या प्रकाश बीजेपी को भाई, उतनी सीटें मिलेंगी। आप भी इस बात को बहुत अच्छे से देखते लिखते पढ़ते रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कभी भी 40.5 से आज तक इससे अधिक मत कांग्रेस को कभी नहीं मिला। पिछले 20 सरकार साल बनाने में पिछले 20 साल की 20 बात सालों करें, में। पिछले 20 सालों में कांग्रेस को कभी 40.5 इससे ज्यादा मिला ही नहीं है। मैक्सिमम वोट मिला है कांग्रेस को जो पिछले चुनाव में मिला है, और भाजपा 42% के 44 तक गई है। 44% तक विधानसभा चुनाव में पिछले 20 वर्ष में हम गए। तो अगर उतने इससे तक जाते हैं, मैं कह रहा हूँ 42-43 भी जाते हैं और कांग्रेस 40 पे रहती है, तो भी 30-35 सीटों का बहुत भारी डिफरेंस रहने वाला टोटल वोटर्स भी इस बार बढ़ा है। बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि वो डिफरेंस भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। वो अगर कांग्रेस के फेवर में गया होगा तो कांग्रेस के फेवर में बढ़ेगा, बीजेपी के फेवर में गया होगा तो वहाँ बढ़ेगा। तो मुझे लगता है ऐसा कसा हुआ रिजल्ट इस बार नहीं आने वाला है जो हमने पिछली बार देखा था। हाँ, अगर कांग्रेस के फेवर में गया हुआ रहता तो एग्जिट पोल में कांग्रेस 125 से ऊपर दिखती। ये जो ये अनुमान की बात कर रहा हूँ ये इस तरीके के जो कांटे के परिणाम एग्जिट पोल में आ रहे हैं ना, ये बताते हैं कि सर्वे वाले को नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा है। और दूसरी बात, उसको अपनी इज्जत बचाना है। ठीक दोनों है। की सरकार हाँ, बन जाए, मतलब उस हिसाब में जिसकी भी बन जाए उसकी जाए। तो मुझे लगता है वो ये भी है। और बाकी जैसा पहले निशित जी ने कहा है कि एक बहुत व्यापक पैमाने पे और एक व्यापक तरीके से यदि कोई किसी एजेंसी को हायर करके ये सर्वे कराए तो ही सफल हो सकता है। बाकी ये कोई मीडिया हाउस अगर कोई सर्वे करा रहा है तो उसमें कितने संसाधन झोंकेगा ये आप और हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है वो एक अलग इशू है। लेकिन एक जो चीज़ मैं शैलेंद्र जी से समझना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2003 के बाद 2008 में, 2013 में, 2018 में शिवराज सिंह चौहान को एक बहुत बड़ा कद रख के सामने चुनाव लड़ा, और 2023 में वहाँ पे मोदी को फिट करके मध्य प्रदेश के मन में मोदी के मन में मध्य प्रदेश का जो जिक्र किया, क्या वो रणनीति भारतीय जनता पार्टी को, अगर चुनाव परिणाम आने के बाद इसका ढंग से विश्लेषण करेंगे कैसा परिणाम आता है, यदि मान लीजिए वो 151 सीटें आई तो हम इसको किस तरह से देखेंगे, और यदि भारतीय जनता पार्टी कम पे अटक गई तो हम इसे किस तरह देखेंगे? जी प्रकाश जी, जैसा मैंने पहले आपको कहा कि जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार, ये दोनों आखिर सरकारें तो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी प्रधानमंत्री, यहाँ शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे, तो दोनों का प्लस कम्युलेटिव इफेक्ट डेफिनेटली इलेक्शन में कहीं ना कहीं दिखेगा, कार्यकर्ता के मन में भी और जनता के रिस्पांस में भी, दोनों चीज़ों में दिखता है। तो दोनों सरकारों का कम्युलेटिव इफेक्ट है। ये कम्युलेटिव इफेक्ट को आप कितना केंद्र की सरकार को किस तरीके से राज्य में उसको कैसे जनता तक पहुंचा पाए, ये राज्य सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं के साथ में कैसा ट्रीट करती है। जहां पर दूसरे पार्टी की सरकारें हैं वहां हमने देखा किस तरीके से उन्होंने आयुष्मान योजना को कैसे घुमाना, किस तरीके से उसको लोगों को नहीं पहुंचने देना। मध्य प्रदेश में तो किसान सम्मान निधि भी देख किसान सकते हैं सम्मान कि निधि 6,000 को वो दे रहे थे, हमने 6,000 प्लस मध्य किया, प्रदेश ने किसान दिया। सम्मान निधि को प्लस करके उसको उतना ही करके डबल किया। तो ये कुछ चीजें हैं जो कम्युलेटिव इफेक्ट, दोनों सरकारों का कम्युलेटिव इफेक्ट है। वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे रणनीतिकारों ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, चूंकि देखिए 20 वर्ष की सरकार, 20 वर्ष का समय बीच के हम 19 महीने का टाइम निकाल भी दें, 15 महीने के उस समय में, तो 20 साल की सरकार में कहीं ना कहीं एक सैचुरेशन की बात मतदाता के मन में आ सकती है। ये एक भाव रहता ही है, ये हम सब जानते हैं। 20 वर्ष की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी कहीं बहुत ज़्यादा ऐसी ना हो, वोकल ना हो, इसके लिए केंद्र में हमारी सरकार जो है उसको भी साथ में रख कर के, साथ में जोड़ करके हम रखें, ये रणनीतिकारों ने तय किया। उन्होंने रणनीति इस आधार पर ही बनाई कि हम एमपी के मन में मोदी और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार, जिस तरह की सरकार चली है उसको दोनों को जोड़ करके हम कैंपेन करेंगे। ये कैंपेन और निश्चित रूप से प्रभावी रहा है, ऐसा अनुमान हम सबको तो क्षेत्र में जो काम किया उसे दिखता है। शिवराज जी के नाम को इस बार पीछे रखा गया, तो क्या कहीं एंटी इनकम्बेंसी का डर शिवराज जी से था? नहीं सर, देखिए इसमें किसी व्यक्ति का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं। शिवराज जी नहीं होते कोई और मुख्यमंत्री हो, कोई भी होता मुख्यमंत्री, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की 20 वर्षों से थी ना।
अब चेहरा मुख्यमंत्री का कौन रहेगा उस समय, ये व्यक्ति पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मैं कहना चाहूँगा कि अगर कल 3 तारीख को जो परिणाम आते हैं, जो भी नतीजा आएगा, विजय होगी तो सेहरा कमल के फूल पर होगा, और अगर किसी कारण से कुछ कमी रहती है तो चेहरा कमल का फूल। लेकिन प्रकाश जी, हम हमेशा से एक कहते और हैं, दिलचस्प आंकड़ा चुनाव में है। भी ये बात हम लोगों ने हमेशा कही है, और प्रत्याशियों को जब हम कार्यकर्ताओं के बीच में जाते थे तो एक ही बात कहते थे कि प्रत्याशी कमल का फूल है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ ये ईश्वर की कृपा है कि हमारे अधिसंख्य कार्यकर्ता इस बात को मानकर ही चुनाव में उतरते हैं, लड़ते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। एक और तमाम एग्जिट पोल में एक दिलचस्प आंकड़ा आया, मध्य प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी का एक वोट बैंक रहा है, लेकिन किसी भी एग्जिट पोल ने बसपा को एक भी सीट नहीं दी। सिर्फ राजस्थान में जहाँ 6 से 7 सीटें थी पिछली बार, इस बार 1 से 2 दी हैं। ना छत्तीसगढ़ में एक सीट मिल रही है, ना मध्य प्रदेश में एक सीट मिल रही है। तो ये जो वोट बैंक है किस तरफ खिसका होगा? आपको लगता है कि आपकी तरफ आया होगा, या जब पहले बीजेपी के छोड़ के कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था उधर खिसक सकता है? इसी में जुड़ा हुआ एक सवाल है कि इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया, मिलकर चुनाव लड़ा है, और दोनों का अपना अपना एक प्रभाव क्षेत्र है जहाँ पे वो काफ़ी तादाद में वोट हासिल करते हैं। तो क्या ऐसे में संभव है कि बीएसपी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से कोई सीट ही नहीं मिले? संभव है। मैं इस संकेत को जो आप कह रहे हैं, अगर वोट शेयर का कोई संकेत इसी तरीके से आता है, तो मैं भारत की और खासकर उत्तर भारत को इस बात की बधाई देना चाहूँगा कि जितना भी विंध्याचल सतपुड़ा से ऊपर का जितना भारतवर्ष है, यहाँ पर जाति आधारित क्षेत्रीय दलों को अगर उनको जनता सीमित करती जा रही है तो राजनीति के लिए अच्छा संकेत है। लेकिन एक तरफ जो मुख्य दल है वो जातिवादी जनगणना की बात कर रहा था कि हम जाति जनगणना की बात कराएंगे। देखिए, ये मुद्दे हैं, मुद्दे उठाने को दल उठा सकते हैं। जिन लोगों ने ये मुद्दा उठाया है वो बहुत सारी बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आज मैं पढ़ रहा था कहीं बात आई थी कि जो बात कही गई है कहीं कि भैया जाति आधारित अगर जनगणना की जो दल बात करते हैं वो फिर जाति आधारित बहुत सारी दूसरी चीज़ों की भी बात करें कि आर्थिक संसाधनों में क्या है, अर्थ में जाति आधारित टैक्स कलेक्शन कैसा होता है। ये सब चीज़ें जो है, देखिए बात एक ये बातें चुनाव के मुद्दे नहीं हो सकते और ये मतदाता बता देगा। चलिए, अब समय की भी एक बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या शिवराज जी के रास्ते में बिछे कांटों को उनकी लाडली बहनों ने निकाल दिया, जैसा कि वो कह रहे हैं? ये तो एग्जिट पोल के हमने आपको बताया किसकी सरकार बनने जा रही, किसकी संभावना है। असल नतीजे तो 3 दिसंबर को आएंगे, तब पता चलेगा कि बाजी किसने मारी है। उसके लिए इंतजार कीजिए। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।